Hello everyone, so all right, we are going to start today with this lecture. Yes, trigonometry. All right, so without wasting any time जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करेंगे. वन शॉट लेक्चर. तो हाँ भाई, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तभी ये वन शॉट लेक्चर देखना तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा तेज़ तरीके से और कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक्स के ऊपर ले जाके मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. राइट, सो दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, दैट्स इट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. क्या क्या पढ़ेंगे सर इस चैप्टर में? ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन. हालांकि ये एक एप्लीकेशन का पार्ट है. ओके, अगर सीबीएसई का बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलग चैप्टर है, लेकिन हाँ ये वन शॉट रिवीजन है तो मैंने सब एक ही अंदर डाल रखा है. ओके, सारा पढ़ लेंगे. और प्रॉब्लम्स जो कि अलग अलग एप्लीकेशन के क्वेश्चंस है, या तो फिर हमारे नॉर्मल जो आइडेंटिटी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस जिसकी ज़्यादातर डिमांड होती है. तो ये सभी क्वेश्चंस आज हमारे इस वन शॉट लेक्चर में सभी टॉपिक्स को पढ़ते हुए हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर. What is first we are going to see is trigonometric identities, trigonometric ratios. Okay, अब रेशो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे तो टोटल 6 रेशो है, आप जानते हो, है ना. तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, कॉट, सेक और कोसेक. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना बेटा. तो टोटल 6 यहाँ पे. अब रेशो क्यों बोलते हैं सर? ये तो नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक नेम्स बोलते हैं, टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं. व्हाट रेशो का मतलब क्या है? तो भाई हम जानते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टूल है, ट्रिग्नोमेट्री ही एक अकेली बस ऐसी व्यवस्था है जो हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके ये अच्छे से मार्क करना, हमें ट्रिग्नोमेट्री एक अकेली ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप को बताता हो. देखो, और कोई हमें मैथमेटिक्स में ऐसी प्रोविजन है ही नहीं, या और कोई ऐसी टूल्स अवेलेबल है ही नहीं बेटा जिसके अंदर हम ये स्टडी कर पाए कि उसके एंगल्स और उसके साइड्स का रिलेशन हमें इकट्ठा मिले. राइट, या तो बस साइड्स का रिलेशन हमें पता है, पाइथागोरस है उसके लिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ है, या तो एंगल्स के रिलेटेड भी ज्योमेट्री हमने काफ़ी सारे थ्योरम्स पढ़ रखे हैं. लेकिन एंगल्स और साइड्स के रिलेशन को बताने वाली एक ही व्यवस्था है, वो है ट्रिग्नोमेट्री. और इसी कारण से हमें चैप्टर पढ़ना होता है. एप्लीकेशन में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रादर क्लियर हो जाएगी. सो इसलिए अब सुनो, रेशो क्यों बोला जा रहा है. अब यार यहाँ पे जो साइन है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. बेसिकली साइन है, कॉस है ना, उसके बाद टैन, कॉट, सेक, कोसेक. अब ये जो सारे 6 के 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये किसी एंगल के लिए बनाए गए. ठीक है, अब मान ले मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अब यहाँ पे अपन अज्यूम करते हुए चलते कि लेट अस सपोज बेटा इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC. ओके, दिस इज ट्रायंगल ABC विच इज 90 डिग्री एट एंगल B. सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ सर, ये बस राइट एंगल में ही काम करेगा क्या, बाकी ट्रायंगल में? हाँ बेटा, ये बस और बस ऐसी ही जगहों पे काम करेगा जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है. बाकी किसी जगह पे ये काम करने वाला नहीं है. ये अच्छे से मार्क कर लेना. तो अब मान लिया मैंने कि ये मेरे पास ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, जो कि एंगल B 90 डिग्री है. ओके, परफेक्ट, ये सब समझ में आ गया. अब मान लेते इसका ये कोई और एक एंगल है जिसको मैं थीटा बोल रहा हूँ. क्या बोल दिया मैंने? थीटा बोल दिया. अब या तो एंगल AB ले सकता हूँ मैं थीटा, एंगल C भी ले सकता हूँ, या थीटा के बदले मैं एंगल AC भी बोल सकता हूँ. सो थीटा जस्ट इज अ वेरिएबल यू कैन से, जो कि हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. अल्फा बीटा गामा ऐसे थीटा. ठीक है, जैसे ABCD नॉर्मल XYZ आप वेरिएबल्स यूज़ करते हो बाकी इक्वेशंस में, यहाँ पे हम एंगल को दिखाने के लिए थीटा का इस्तेमाल करते हैं. तो जब भी हम इनमें से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखेंगे तो हमें हमेशा उस पर्टिकुलर एंगल के लिए वो लिखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब मैं जो लिखूंगा ये थीटा के लिए लिखूंगा. साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, है ना. तो ये सारी थीटा की बात चल रही है, बेसिकली सारे एंगल्स के लिए हमने बना लिया. अब जो चीज़ मैंने बताई उसको याद करो. क्या बोला कि यार ट्रिग्नोमेट्री हमें देता है रिलेशनशिप. किसकी रिलेशनशिप सर? वो देता है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स की रिलेशनशिप. ओके, तो यार यहाँ पे रेशो बोलने का रीज़न ही है कि ये जो अब एंगल मुझे मिला ये किसी 2 साइड के रेशो के बराबर होता है.
अब किसके बराबर होता है, तो ये आपको थोड़ा सा एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं समझा रहा हूँ, उसे याद करना पड़ेगा, फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखते हुए समझेंगे कैसे अलग अलग ट्रायंगल में हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, और उसके मदद से प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सुनो, साइन थीटा होता है बेटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटिनस, ओके। उसके बाद आती है बात कॉस थीटा की, तो ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटिनस। टैन थीटा होता है, हमेशा आगे याद रखोगे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से या ट्रिक के हिसाब से, कि टैन बेटा क्या है, तो साइन और कॉस का रेशियो है। टैन क्या है, साइन और कॉस का रेशियो है, या तो ऐसा बोलो साइन और कॉस के न्यूमरेटर्स का रेशियो है, तब भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं तो साइन और कॉस के न्यूमरेटर का रेशियो ले लूंगा, तो बताओ क्या है यहाँ पे, अपोजिट अपॉन कॉस के न्यूमरेटर में क्या है, एडजेसेंट, ठीक है। तो tan थीटा बन गया हमारा अपोजिट साइड अपॉन, देखो ना क्या ये एंगल्स की रिलेशनशिप में साइड के रिस्पेक्ट में रेशियो की फॉर्म में मिल रही है ना। दिस इज व्हाई वी कॉल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इस तरीके के हमें 6 रेशियोज पढ़ने हैं। अच्छा सुनो, अभी ये जो अपन ने बात की अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये सब क्या होता है, देखो भाई मैं एंगल की बात कर रहा हूँ ना, किसकी, एंगल थीटा की, तो थीटा के रिस्पेक्ट में मुझे इन चीजों को देखना होगा, ठीक है। जब मैं साइन ऑफ थीटा की बात कर रहा हूं, साइन थीटा की बात कर रहा हूं, तो मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड और हाइपोटेनस साइड को देखना पड़ेगा। अब आप बखूबी जानते हो कि यार हाइपोटेनस क्या चीज होती है, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट में हो उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। सॉरी इतना बेसिक तो आता है यार, आता है या नहीं, तो यार यहां से हाइपोटेनस हमको मालूम है। सर ये अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड बेटा ध्यान से देख लो, जो एंगल है उसके एग्जैक्टली अपोजिट में जो लगेगा, या तो बोल सकते हो वो साइड जो उस एंगल के आर्म्स नहीं बना रही है, जो उस एंगल के आर्म्स की वजह से नहीं बन रही है ना। ऐसी तीसरी साइड, एंगल्स के आर्म्स जो है, आर्म्स, एंगल्स के ये आर्म्स इन दो साइड्स को बना रहे हैं, हाइपोटेनस को और इस साइड को, कौन सी नहीं बना रही है, ये साइड, तो ये हो गई उसकी अपोजिट साइड। समझना पड़ेगा यार, इजी है, ओके। तो थीटा की ये है अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस तो आप जानते हो जो कि 90 डिग्री का अपोजिट होता है, ठीक है। तो यार इस तरीके से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मेरे को मालूम है। सर ये एडजेसेंट क्या है, कॉस थीटा आपने लिखा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देख भाई, जो एंगल की हाइपोटेनस के अलावा कोई एक आर्म होती है ना, वो होती है एडजेसेंट साइड। क्या होती है, जो उस एंगल को बना रही हो हाइपोटेनस के अलावा, हमेशा वो एक साइड क्या रहेगी, एडजेसेंट साइड। अपोजिट को छोड़ दो, क्या बची ये वाली, एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनस है ना 90 डिग्री के अपोजिट। तो यार इस तरीके से कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या ये 3 समझ में आ गए, 3 समझ में आ गए। अब बच्चे में 3 बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। इसे हम इनवर्स रेशियोज भी बोलते हैं, है ना। एग्जैक्टली आप बोल सकते हो ये पहले 3 के रेसिप्रोकल्स ही बाद वाले 3 होते हैं, लेकिन कौन किसका है, ये रिलेशन कैसे याद रखे, इसको भी बड़े आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे फिर एक बार, ओके, कॉट सेक कोसेक, इनको समझते हैं। अब यहाँ पे जो कॉट लिखा है बेटा, ये इस टैन का उल्टा होता है, ठीक है। इसलिए इसके देखो, इसका सीक्वेंस जो है ना, ये भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। उसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों, सुनते रहो। अब ये टैन का उल्टा होता है तो मतलब क्या हो जाएगा सर, तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, कौन, टैन, कॉड बन जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। क्या बन जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। उसके बाद सेक थीटा इसके साथ जोड़ देंगे, ओके। अब कॉस क्या है बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इनवर्स, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। अब बचा है लास्ट कोसेक थीटा। अब जाहिर सी बात है कौन बचा, साइन, ठीक है। तो साइन का उल्टा कर देंगे, कोसेक होता है साइन का इनवर्स, यानी कि बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है आपके ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक और चीज इसके साथ में आपको याद रखनी है, क्या, समझाता हूं। ये जो सीक्वेंस है इसका आपको इसी तरीके से याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। देखा अलग अलग स्कूलों में इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, पहले कोसेक पढ़ाते हैं फिर कॉट और सेक, है ना। लेकिन मैं इसी तरीके से याद रखने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों, ध्यान से सुनो, क्योंकि भाई यहाँ पे जोड़ियाँ इन सब की, है ना। ध्यान से सुना, जोड़ियाँ कैसी है, साइन कॉस, क्योंकि एक्चुअल में बेटा जो अपन ने साइन लिखा है, बच्चे इसको कई बार गलत भी पढ़ते हैं, सीन पढ़ते हैं, SIN, सीन नहीं है वो बेटा, इसका सीन कुछ और है। ये होता है साइन, इट इज एक्चुअली दिस SINE। ये कॉस नहीं होता, ये एक्चुअल में होता है कोसाइन, साइन उसका कोसाइन, फिर होता है टेन यानी कि टेंजेंट, फिर कॉट क्या है सर, वो होता है कोटेंजेंट, ये होता है कोटेंजेंट,
उसके बाद आया सेक, नहीं होता, सेकंड होता है। और उसके बाद कोसेक, कोसेकंड होता है। अब समझो बात को, जोड़ी है ना यार, इसकी जोड़ी है, इसकी जोड़ी है, इसकी जोड़ी है, समझो बात को, ठीक है। हाँ, पेयर्स की फॉर्म में तो साइन का कोसाइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, सेकंड का कोसेकंड, ऐसा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हर एक के 3-3 लेटर्स बेसिकली शुरू के यूज़ करते हैं इसको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस कारण से ये ऐसे दिखते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके 3 क्यों नहीं सर? अरे भाई कॉस है ना, सेम दिख जाएगा, COS, इसलिए इसके आगे के 2 भी ले लिए, कोसेक। आ रहा है समझ? ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और इस सीक्वेंस मैंने बोला इसीलिए आप ऐसा ही याद करोगे, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकंड को सेकंड। अरे बेटा आया समझ? ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ लिए। आई होप यू अंडरस्टूड कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज़ है, ट्रायंगल में वो कहाँ पे दिखते हैं। अब इसी ट्रायंगल के एग्जाम्पल के सहारे अगर मैं ये चीज़ लिखना चाहूँ साइड्स के रिस्पेक्ट में, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे कि हाँ भाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो भी है उनको मैं ट्रायंगल के लिए लिखना चाहूँ तो सर कैसे दिखेगा, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। मान ले ऐसा ही मेरे पास ये ट्रायंगल है, फिर दोबारा बना लेते हैं, है ना, जिसका नाम है बताओ क्या, ट्रायंगल ABC, 90 डिग्री है एंगल B पे, और थीटा में मान लेता हूँ फिर एक बार ये मेरा एंगल A, ठीक है। अब मुझे लिखना है इसके लिए साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, सारे जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक रेशियोज है। फटाफट से कवर करते हैं। देखो, तो मैंने पहले तो लिखना चाहा साइन थीटा, तो साइन थीटा बोले बेटा क्या होता है, हमने भी पढ़ा, ये होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कौन है थीटा की, यहाँ पे है BC, और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये बन गया। और इस थीटा एंगल के लिए ये थीटा यहाँ पे होता तो चीज़ें बदल जाती। थीटा यहाँ पे होता तो क्या होता, अपोजिट साइड फिर AB बन जाती, हाइपोटेनस वही रहता है AC। अरे अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रही बात है। ऐसे आप बाकी सारे रेशियोज कवर करना। चलो मैं फटाफट से आपके लिए कवर कर देता हूँ। कॉस थीटा क्या लिख पाओगे आप, फिर कॉस होता है सर, क्या होता है भूल गए सर, अरे कॉस होता है बेटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बोलो एडजेसेंट कौन है थीटा का, ये आर्म एंगल वाली बताओ, AB अपॉन ये बन गया हाइपोटेनस AC, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद टैन थीटा, सर इन दोनों का आपने बताया था टेक्निक, न्यूमरेटर्स का रेशियो उठा लो, तो भाई उठा लो न्यूमरेटर का रेशियो। साइन के न्यूमरेटर में कौन बैठा है BC, कॉस के न्यूमरेटर में कौन बैठा है AB, कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, चेक करके दिखाओ सर। टैन थीटा होता है असल में क्या, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब चेक करो, अपोजिट साइड थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहे बेटा, थीटा की अपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड AB, BC अपॉन AB, देखो आया क्या, अरे आए बेटा समझ। इस तरीके से आपको बाकी सारे रेशियोज भी जो है वो कंप्लीट करने हैं। इतना आप कर लो, वीडियो पॉज करो, आप कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से ये हो गए हमारे सारे बेसिक या फंडामेंटल जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन सर क्या चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, चैप्टर तो हमने देखा सर स्कूल वालों ने पढ़ाया, बहुत डेंजर लगा वो, क्या क्या उसमें प्रूव दैट वगैरह, धीरे धीरे होले होले सब कुछ आ जाएगा। ध्यान दो, इस चैप्टर में एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप इसके साथ खेलोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा गेम है भाई, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, जितना इसके साथ तुम खेलोगे, यानी कि जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना इसको पढ़ोगे, जितने आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन, उतना आपको मज़ा आएगा। अलग अलग क्वेश्चन आप करते जाओगे और एक टाइम बाद बहुत अच्छे इसके अंदर प्रोफेशनल इसके अंदर आप बन जाओगे, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट विथ प्रैक्टिस। सो लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट जो सीधा हमें पढ़ना है अभी वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मैं काफ़ी सारी चीज़ें शायद से स्किप भी कर रहा हूँ, लेकिन रीज़न है वन शॉट लेक्चर है भाई, तो बहुत डीप डाइव में हर टॉपिक में नहीं कर सकता। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप पूरा अच्छे से जो डिस्क्रिप्टिव क्लास में मैंने पढ़ा है उसका वीडियो आप दे सकते हो। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे है, तो तुरंत आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स में इस वीडियो के जरिए, इस लेक्चर के जरिए रिवाइज कर दूंगा, ध्यान देना। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 आइडेंटिटी लिख रखी है ना, पहले से छाप दी है सर, आप लिख के बताओ। चलो हम लिखते हैं ना, एक काम करते हैं हम लिखते हैं। पहली आइडेंटिटी है, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, ऐसी चीज़ जो वन के रिस्पेक्ट में अकाउंट होती है वो आइडेंटिटी बेसिकली, इतना याद रख लो, है ना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह पहली आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमारे आगे के सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हो, इवैल्यूएट वाले हो या कुछ और तरीके के भी क्वेश्चंस आते, उसमें आइडेंटिटी के बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो ये 3 ही आइडेंटिटी बेटा गिन के 1 2 3 इसको याद करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक, जस्ट डू इट। अच्छा आगे बताओ सर, सेकेंड आइडेंटिटी। अब सेकेंड आइडेंटिटी जैसे इसमें 1 यहाँ पे आ रहा है इज इक्वल टू, तो हर आइडेंटिटी में आप देखिए इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, लेकिन 1 उसके अंदर रहेगा, है ना। जैसे 1 प्लस क्लॉस 1 प्लस tan वाली 1 रहेगा आइडेंटिटी में, याद समझ, उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं सेकेंड लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नंबर पे डाली हुई है ये अभी, ठीक है। हमारे जो कंटेंट क्रिएटर साहब है उन्होंने डाल दिया हो गया आइडेंटिटीज को। मेरा तरीका है हमेशा पहले सेकंड ये आइडेंटिटी लेने का, थर्ड मैं ये वाली लेता हूँ, बताओ कौन सी। यस एक ही तो बची है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद करना पड़ेगा, फिर वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसको टेक्निक वगैरह तो कोई होता नहीं है ना, कुछ लोग इसका गाना वाना बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है मैंने सुना है, लेकिन चलो इसको लेट्स कीप इट रॉ एंड जो आपको पसंद आता है जैसे आपको आता है वैसे बाय टाइम जैसे आप यूज़ करोगे ना अपने आप याद हो जाता है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ गाना वाना बनाने की कुछ इसका। जैसे यू विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यूज ऑफ इट एंड आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ जो है इस तरीके से होती है। सर क्या करेंगे इसका, देख बेटा ये आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके आपको कई सारे क्वेश्चंस आगे चल के सॉल्व करने। ऐसा हो सकता है कि जो आइडेंटिटी हमें अभी यहाँ पे दिख रही है ये ऐसी की ऐसी इस्तेमाल हमें ना करनी पड़े, हमें कुछ और तरीके से करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या इस ही साइन स्क्वायर थीटा वाले आइडेंटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे नीचे वाली लिखी है उस हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत बात ही नहीं। ये सिंपली दिस इज काइंड ऑफ इक्वेशन, और ये अगर इक्वेशन है ये बैलेंस है LHS इज इक्वल टू RHS, तो भाई यहाँ पे जो चीज़ पड़ी है LHS में ये मैं इस तरफ लेके जा सकता हूँ, या तो बोल दो बोथ साइड इसको एक्ट कर सकता हूँ, है ना, लाइक एवरी अदर इक्वेशन। डेफिनेटली वी कैन डू दैट एंड दैट्स वाई दिस रिजल्ट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि करेक्ट है। तो ऐसी 70 तरीके से लिख सकते हो, और अपन इन सबको रोटेट करके हर एक वेरिएबल हर एक टर्म के लिए अलग अलग करके लिख सकते हैं। उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है, ये मेन है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, तो ये अपने आप आ जाएगा। सेम इसके साथ कर सकते हैं, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके ऐसा दिखेगा 1 इज इक्वल टू के फॉर्म में, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अंडरस्टूड। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है यस, जिसके लिए बाप रे बहुत 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 बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलत वैल्यूज़ को लिख देते हैं जल्दबाजी में रटने की वजह से। तो यस रटना है भी नहीं भी है, ठीक है। अब इसका विवाद कैसे सॉल्व होगा, सुनो भाई। इसका सबसे पहले तो आपको रटना सेकंड स्टेज में, ओके। वो मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी बोलता हूँ, सर आप रटने के लिए तो मना करते हो हमेशा, बता रहा हूँ रीज़न बताता हूँ। सेकंड चीज़ में रटना है, पहले सबसे पहले प्रॉपर इसका फील लेते हुए हर एक वैल्यू को समझना है कि आती कहाँ से। एक बार इसका बेसिस क्लियर हो गया, एक बार इसकी नॉलेज आ गई कि यार ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे अलग अलग लिखे, इसकी वैल्यूज़ हालांकि आगे मैंने टेबल बना के रखा है आपके लिए, ऐसी वैल्यूज़ आती है कि सर कहाँ से आया है 1/√2 ये √3/2 पता नहीं चल रहा है, नॉट डिफाइन सब। अब ये पूरा टेबल हम खुद भरेंगे, और ऐसे नहीं इसको रट के नहीं भरूंगा, नहीं सर आपको तो पढ़ा रहे हो, आपको तो याद होगा, हम कैसे करेंगे नादान बच्चे। आपको सिखाऊंगा कि इसकी वैल्यूज़ आती कहाँ से एक्चुअल में, ओके। 2 ट्रायंगल्स की मेथड से 2 ट्रायंगल बनाएंगे, वैल्यू अपन खुद डालेंगे, इस चार्ट को अपन खुद भरेंगे, और उसके बाद सेकंड चीज़ रटना तो है ही। अब सर रटना क्यों है, प्रोसेस समझ जाओगे कैसे आती है वैल्यूज़, क्या आती है, रीज़न समझ जाओगे, फीलिंग आ जाएगा, ठीक है बढ़िया है। लेकिन रटना इसलिए बेटा क्योंकि एग्जाम में हर बार आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते उस एक वैल्यू को निकालने के लिए। रादर आपके पास अगर डायरेक्टली आंसर याद हो आपके पास करेक्ट, तो सीधा उसको यूज़ करके आप आपका एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वाइल राइटिंग एग्जामिनेशन। टाइम सेव करना उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन मैं भी बोलूँगा जैसे बाई टाइम आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, बहुत सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको ऐसे ही याद हो जाती है, ठीक है। वो जितना आप सॉल्व करोगे उतना आप अच्छा करोगे। मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये खेल है आपके प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होता जाएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, भाषणबाजी ज़्यादा नहीं करूँगा आज, जल्दी से आगे चलते।
ये चार्ट हमें बनाना है सर, सिखा दो। देखो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं भाई कि वैल्यूज़ आती कैसे है। ऑलराइट, सो कहाँ से आती है वैल्यूज़? तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं दो पार्ट में इसको आपको समझाता हूँ। पहला हम समझेंगे एक ट्रायंगल जो कि है 30 60 90 स्टैंडर्ड। अब ये सर ट्रायंगल कैसा बनाओगे, क्या होगा, इसका यूज कंफ्यूज होने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से ध्यान देते रहो, सारा आइडिया आ जाएगा। क्लियर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छे से ध्यान दो बस। और इजी है, बहुत इजी है। और दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ 45 45 90, ठीक है? अब सुनो बेटा, मान लेते हैं इस ट्रायंगल में जो एंगल्स है, अच्छा इसको नाम देने की जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो दे देते हैं ABC, इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, तो इसको दे देते PQR, कोई बुरी बात नहीं है। ओके, नाम दे दिया, बस नामकरण कर दिया। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये छोटू सा है 30 डिग्री, और ये दोनों है 45 45, यानी कि 45 डिग्री 45 डिग्री। ओके, ये बन गया हमारे दो ट्रायंगल। अब इसका क्या होगा सर? अब भाई ध्यान से सुन, हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज करना है? बेसिक बात मैंने समझाई कि ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूज करना है क्योंकि ये अकेला ऐसा टूल है, ये अकेली ऐसी व्यवस्था है मैथमेटिक्स में जो हमें ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशन बताती है। ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशन बताती है। तो समझो ध्यान से, अगर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6 है ना, ये मैं किसी एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ एंगल 30 के लिए, किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। तो ध्यान से देखना अभी, है ना, तो उसकी एक वैल्यू निकल करके आती है जो कि फॉर एन एग्जाम्पल साइन 30 होता है 1/2। ओके है, तो सर कहाँ से 1/2 आया, ये हमें समझना है। अब ये समझने के लिए ये भी समझ जाओ बेटा कि यार राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, इतना विश्वास हमको है, पाइथागोरस काम करेगा। अब इस हिसाब से सोचो कि मान ले कोई इसकी एक साइड मैं यूनिटी मान लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल ये सबसे छोटी साइड है, इसको मैं यूनिटी मान रहा हूँ, यानी कि यूनिटी यानी कि 1। तो क्योंकि और कोई भी साइड लेंथ हो सकती है तो 1 के मल्टीपल में होगी, मल्टीप्लाई करो 1 को, किसी भी सारी सिमिलर है ना प्रोपोर्शन में कहीं भी ट्रायंगल बनाते हो इतने एंगल्स का, तो उसी मल्टीपल में बढ़ेगी साइड्स। तो 1 में बेसिक यूनिटी ले सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मुझे ये भी बताओ कि सर अगर मेरे पास ये साइड 1 है, ठीक है, और 30 60 90 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ रखी है जिसमें मैंने पढ़ा है कि सर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, ये बात ध्यान से सुनो अगर आपको पता नहीं है तो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की आधी होती है कौन? 30 डिग्री की अपोजिट साइड। भाई 30 डिग्री की अपोजिट साइड तो सर आपने एक ले रखी है, हाँ, लेकिन रिलेशन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है 30 60 90 की, कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो भी हो उसकी आधी लेंथ की कौन रहेगी? 30 डिग्री की अपोजिट साइड। दिस वर्क्स ओनली इन 30 60 90 ट्राइंगल, याद रखो, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। तो भाई जाहिर सी बात है हाइपोटेनस की आधी होती है, ये अगर 1 है तो हाइपोटेनस का डबल होगा यानी कि 2। मान सकते हैं कि नहीं यार, यस और नो बता दो, आप समझ आ रहा है? तो यार इस तरीके से 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस की आधी है, ये मैंने 1 मानी। ओके, बाय प्रॉपर्टी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने बोला यहाँ पे बैठेगा ही क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस में डाल के अगर ये 2 साइड डालोगे तो ये निकल जाएगी तीसरी BC, जो कि कितनी आती है बताओ? कितनी आती है? ये आती है √3। सर ऐसे कैसे 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 तुरंत सॉल्व कर सकते हो यार, है ना? इसको मान लो x मान लो, इसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो गया। तो आपको 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? ये माइनस जा के हो गया इधर 4 - 1, तो x स्क्वायर कितना बचा बेटा? 3, यानी कि x इज इक्वल टू √3, यानी कि ये साइड कितनी आएगी? √3। बेसिकली हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस साइड को फाइंड करने के लिए। ये कैसे निकाला, ये समझ में आया? आसान बात है। देख भाई, इसको 1 लेने का, ये 30 डिग्री अपोजिट साइड है तो हाइपोटेनस का आधा होगा, तो अपने आप हाइपोटेनस का डबल यानी कि 2 हो जाएगा। ये 1 और 2 है तो ये जाहिर सी बात है तीसरी साइड √3 हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतना आ गया दिमाग में? चलो ये मेन चीज़ नहीं है, सुनो इसके आगे है मेन फीलिंग। इतना आ गया, ठीक है? ट्राइंगल के अपने यहाँ पे अपन ने 3 साइड्स मिला ली। अब सोचो फिर एक बार उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो मैंने आपको पहली पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा रखा है। अब मान ले फॉर एग्जांपल अपन 30 डिग्री के लिए सोच लेते हैं ना, 30 वाले का पहले देखते हैं। तो साइन ऑफ मुझे 30 डिग्री निकालना है। सर ये 30 डिग्री,
बेटा थीटा एंगल ही तो होता है ना, 30 डिग्री ले सकता हूँ, 60 ले सकता हूँ, हाँ वही चल रहा है। हर एंगल के लिए हमें देखना है ना, ये चार्ट जो अपन बना रहे बेटा यहाँ पे, ये चार्ट जो बना रहे, ये क्या साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 40, 0, 30, 45, 60, 90, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। इन सभी स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए साइन इस थीटा की इस वैल्यू के लिए कितना होगा, कॉस कितना होगा, टैन कितना होगा, इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वो हम निकाल रहे हैं। और ये बात समझ, यही होता है चार्ट। अब कहाँ से वैल्यूज आ रही है उसका बेसिस में समझा रहा हूँ ना आपको, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, 1/2, 1/2, 3/2, ये सब कहाँ से आ रहा है, 1/2, वो देखो। तो यार साइन 30 अब मैंने ले लिया, मैंने बोला यार साइन का रेशियो याद करो, बेसिक क्या होता है, साइन क्या समझाया था मैंने, साइन होता है सर, हाँ दिमाग खुजाया, थोड़ा सा याद आ गया, क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब सोचो यार 30 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ मैं, 30 डिग्री मैंने देख लिया, 30 डिग्री की देखी मैंने, अपोजिट साइड क्या है 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2, साइन 30 बन गया 1/2। आ रहा है बेटा फीलिंग, कैसे लगा? ओके, इस तरीके से आती है सारी वैल्यूज, इस तरीके से आती है सारी वैल्यूज। अब चलो बारी बारी से सारे, ये समझ में आया साइन 30 कैसे निकाला, 30 डिग्री मेरा थीटा है ना, साइन थीटा के लिए निकाल रहा हूँ मैं, 30 का क्या साइन है ना, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने देखा 30 की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस 1/2। अब चलते आगे, सर कुछ और निकाल के देखो, 60 निकाल, ठीक है 60 निकालते हैं, साइन के लिए ही 60 डिग्री निकाल के देखते हैं क्या आता है ना, साइन के लिए 60 डिग्री। अब थीटा मेरा ये हो गया, साइन तो साइन ही है ना भाई, साइन अभी भी क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब 60 डिग्री की अपोजिट जो कि है √3 अपॉन हाइपोटेनस है 2, तो साइन 60 कितना आना चाहिए, √3/2। चेक कर ले सर एक बारी चेक कर ले, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना है बेटा √3/2। हाँ सर मजा आ गया। और 30 भी अपन निकालता 1/2। धीरे धीरे सारी आ जाएगी, टेंशन लो ही मत आप, है ना, मेरे पास सारा आपको सिखा दूंगा। ओके ये आ गया। अब सेम चीज़ यार, अब देखो वन शॉट है, मैं सारे नहीं निकालूंगा, ये आपको करना है ना, मैं मेन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देके आगे चलूंगा, ये आपको समझ में आएगी। 30 डिग्री 60 कैसे निकाला। अब बाकी कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आप निकालना, सेम प्रोसेस करना है। रैंडमली मान लो आप, मैं आपके लिए क्या निकाल दूँ सर, हमेशा साइन ईजी होता है, कॉस कोसेक कॉट निकाल ले, ठीक है चलो कॉट रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉट निकाल लेते, ठीक है। कॉट किसका निकाले 30 60, सर 60 का निकाल लेते, कॉट 60 डिग्री निकालते हैं, ठीक है, देखते क्या आएगा। अब याद करो कॉट क्या होता है, इसका एक टेक्निक भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि पहले 3 आपका अगर अच्छे से याद है तो अगले 3 क्योंकि आप उनकी इन्वर्स कर लेते हो। तो कॉट, साइन, कॉस और टैन अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कॉट जो है टैन का उल्टा होता था, है ना। टैन क्या है बेटा, कॉट क्या है बेटा, टैन का उल्टा है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सीक्वेंस भूलना नहीं है। ओके आई होप आपको याद है, पीछे के स्लाइड पे लेक्चर पॉज करके पीछे जा करके देख लो चाहिए तो। ओके या तो नोट्स बना रहे हो लगातार मेरे साथ बैठ के तो अपने नोट्स में देख लो। तो कॉट होता है बेटा टैन का उल्टा, टैन होता है, यस टैन होता है सर, याद करो दिमाग खुजा के फिर एक बार, है ना। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो उसका उल्टा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना, सीधा लिख सकता था मैं। आपके ही लेवल पे आपकी तरह एज अ बच्चा कैसा सोचेगा, है ना, तू बेटा 10वीं में बैठा हुआ है, तू कैसे सोचे, तेरी सोच के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि तू व्हाट यू कैन डू, व्हाट प्रोसीजर यू कैन फॉलो टू रिमेंबर दोस, है ना, रेशियोज अगेन। तो ये ऐसी आप तरीके अपना सकते हो छोटे छोटे, और प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाएगा। लिसन, कॉट है, कॉट क्या आता है बेटा, यस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब 60 डिग्री ये है सर, कॉट है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट 60 ओके, एडजेसेंट देखा 1 मिला, अपॉन अपोजिट देखा √3 मिला, तो कॉट 60 कितना मिला मुझे 1 अपॉन √3। आ रहा है समझ सर, चेक करके बताओ, भरोसा नहीं है आप पे, है ना। कॉट एडजेसेंट अपोजिट, ठीक है, किधर गया, ओके कॉट इधर ये दिया भी इधर लिख के 1 अपॉन टैन होता है 60। हाँ सर सेम आ गया, मज़ा आ गया अभी, 1 अपॉन √3। अरे इज दैट वेरी वेरी क्लियर, ईजी है बच्चा, आया समझ। ऐसे ही बाकी सारे रेशो क्या तू खुद निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ से तुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले मिलेंगे, है ना। यहाँ से तुझे कौन से मिलेंगे 30 डिग्री वाले और 60, तो साइन के सारे 30 डिग्री वाले निकाल सकते हो, कॉस के सारे 30 डिग्री वाले, ऐसे टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी के 30 डिग्री के और 60 डिग्री के सारे रेशोज के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। क्लियर सर, इतना निकाल के चार्ट कौन याद करेगा, इससे ज़्यादा तो हमारे स्कूल, अच्छा तो हमारे स्कूल के टीचर ने बताया, याद कर लो तुरंत, टेक्निक बताया, डिवाइड बाय 4 0 0 कुछ।
नहीं बेटा ये बेसिस है, ये समझना ज़रूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ रटना भी है आपको, है ना, और याद करने का एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद बने रहो लेक्चर में, अच्छे से ध्यान दो बस। अब ये समझते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री का तो काम हो गया, सारे 6 के 6 रेशोज इन दोनों के लिए, है ना, अपन निकाल सकते। इसका क्या, जैसे बेटा यहाँ पे अपन ने किया 30 60 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है, इसके अंदर अपन ने सारी वैल्यूज़ को निकाला जो कि 30 और 60 के लिए थे, ऐसे ही अपन यहाँ पे 45 के लिए कर सकते हैं। 45 45 90 का ट्रायंगल, अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब समझो, मान लो इसकी एक कोई साइड में यूनिटी ले लेता हूँ, तो क्योंकि भाई आप जानते हो या तो आप देख सकते हो 45 45 90 ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी ये जो दोनों साइड एक ऐसी है, आइडेंटिकल है, सेम है, एग्जैक्टली इक्वल है लेंथ में। तो यार यहाँ पे हमें ये भी समझ आता है कि यार साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये भी तो बात है, राइट। खैर, तो ये अगर वन साइड ले रहा हूँ मैं, तो ये भी कितनी होगी 1, है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, यूनिटी मैंने बोला। और ये दोनों साइड्स अगर 1 है तो हाइपोटेनस निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे बताओ, एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये तुम्हारी निकल के आएगी कितनी, √2। कितनी निकल के आएगी, √2। आ रही है बात समझ। तो दिखा दो एक बार, मान लो x है तो x² = 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, फिर x² = 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x² = 1 गया 1 + 1 2, x बन गया √2। अरे इतना बेसिक नहीं सर, वन शॉट लेक्चर है, तेज 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 तेज। चलो ध्यान दो फिर। अब ये आ गया आपके पास सारी वैल्यूज, फिर वही करना है। अब आपके पास सारी वैल्यूज थी तो आपने क्या किया था, एंगल्स के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया था। फॉर एग्जाम्पल फिर शुरू करते हैं साइन के साथ। अब साइन क्या लूंगा सर, ये 45 कोई भी ले लो, एक ही है, कोई भी एंगल उठा लो, दोनों 45 डिग्री है, कोई भी एंगल उठा लो आंसर उतना ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो 45 डिग्री ले रहे बेटा अपन, यहाँ पे साइन 45 डिग्री = मैंने बोला साइन क्या होता है, हाँ सर दिमाग खुजाए, फिर से याद किया, साइन तो होता है सर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो भाई इस 45 की या इस 45 की किसी की भी अपोजिट, मैंने मान लिया नीचे ले लिया 45 डिग्री की अपोजिट साइड 1 अपॉन हाइपोटेनस √2। तो आपका साइन 45 कितना आना चाहिए, 1/√2। चेक करते, हाँ 1/√2 आ गया। आया बेटा समझ। इस तरीके से क्या बाकी सारे कॉस टैन कॉट सेक कोसेक आप निकाल लोगे, क्लियर। तो ये है तरीका समझने का, दिस इज द बेसिस, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेन कंटेंट है भाई कि यहाँ से आपको समझ आ रहा है। ये टेबल में जो ये सारी वैल्यूज लिख के हमके छाप के दे देते हैं भाई, ये आती कहाँ से, ये आती यहाँ से, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इन वैल्यूज़ को याद कैसे रखे सर, बहुत सारी वैल्यूज़ है, सबको याद कैसे रखे, इसका तरीका समझ लेते हैं। तरीका समझना है, करें जल्दी से, चलो इसका तरीका समझते हैं। पीछे अपने इस वाले चार्ट में जो मैंने ब्लैंक रखा है आपके लिए, है ना, आपके लिए मतलब मैं आपको बना के सिखाऊंगा कैसे इसकी वाली हमें फिल करनी है, ओके। अच्छा, क्या आपको ये एंगल्स में से 3 एंगल समझ में आए, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो कि अपन ने खुद भाई यहाँ पे निकाले हुए, अपन ने खुद यहाँ पे निकाले हुए, बराबर है ना। आप देखो यहाँ पे साइन का अपन ने, अगर हम देखने जाए साइन का 30 डिग्री अपन निकाला है, हाँ निकाला है 1/2, है ना। साइन का 45 डिग्री भी अपन ने निकाला है 1/√2, और साइन का 60 डिग्री भी अपन ने निकाला है √3/2। बस ये 3 ही हमको चाहिए, ध्यान से सुनना, बस ये 3 ही हमको चाहिए, बाकी पूरा चार्ट आपको आ जाएगा, पूरा चार्ट लिखना आ जाएगा। बताओ टेक्निक सीखना है, चलो ध्यान दो जल्दी से, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। कैसे सर, ये 3 ही याद रखना है, हाँ बेटा पक्का ये 3 ही याद रखना है, ठीक है। कौन सा याद रखोगे, साइन 30 याद रखोगे 1/2, साइन 45 याद रखोगे 1/√2, और साइन 60 याद रखोगे √3/2। रख लिया याद। चले हम अभी टेबल में, चलो यहाँ पे आ जाओ, ओके। पहले तो ये 3 लिख लो, सर याद क्या था, अभी याद क्या था, लेटेस्ट क्या था, ओके सॉरी बच्चों बीच में कॉल आ गया था, ओके। पहले 3 जो वैल्यूज अपन ने याद करने के लिए मैंने आपको बोलती, वो लिख लेते हैं। क्या, 30 45 60, है ना। देखो क्या थी, साइन 30 डिग्री सर 1/2, इतना तो याद कर ही सकते हैं सर, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे बहुत कुछ याद कर सकते हैं, इतना तो दिमाग है हमारे पास। हाँ 45 बेटा 1/√2, और 60 होता है √3/2, ओके। ये 3 वैल्यूज लिख लिए। अब क्या करें सर, पूरा चार्ट बनाना, इतने सारे बक्से खाली है, 3 ही भरना सिखाया आपने बेटा। यहाँ पे क्या करना है, देखो 0 और 90, ठीक है। इसका एक आगे लॉजिक भी सिखाता हूँ आपको, पहले इतना याद रख लो, इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, कर सकते। शुरू हमेशा कहाँ से होगा, 0 से होगा, शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी,
0 से होगी। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? 0 से की। ये 3 निकालना तो आपको आ चुका, इसका मेथड मैंने सिखा दिया। ट्रायंगल बनाओ तुरंत से उसको, आप ये 3 तो याद भी कर सकते हो, या तो आपको ट्रायंगल बना करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, भी मैंने आपको सिखा दिया है। 0 और 90 डिग्री का सर आपने दिखाया नहीं, आपने तो 30, 45 और 60 डिग्री के ट्रायंगल में भी आते हैं मेजर्स, क्योंकि तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस, ये आ गया। अब ये पहली लाइन मेरी देखो पूरी तैयार है। ओके, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ये 3 एंगल मैंने सिखाया बेटा। 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, साइन के लिए बात कर रहे हैं, और 60 होता है √3/2। 90 क्या करेंगे? 1 कर देंगे। ये 0 क्या है ना पहला, तो आखिरी क्या करेंगे? 1। शुरुआत 0 से करेंगे और बनेंगे हम नंबर 1। कैसे बनेंगे हम? नंबर 1 बनेंगे। ओके, अब जो पहली रो है ये आपकी हो रखी है फिनिश। सेकेंड रो को कैसे करेंगे कंप्लीट सर? अब यहाँ पे कॉस जो है बेटा, ये निकालने के लिए आपको उल्टी गाड़ी चलानी है ऐसे, ठीक है, उल्टी गाड़ी चलानी है। तो इस तरीके से ऐसे गए थे ना, अब ऐसे उल्टे आ जाओगे। तो बताओ सबसे एंड में क्या पे? 1। फिर उसके बाद क्या है? √3/2। उसके बाद क्या है? ये तो सर इसके नीचे आ जाएगा 1/√2। उसके बाद क्या है? 1/2। और उसके बाद आखिर में क्या है? 0। उल्टी गाड़ी चला ली, उल्टी गाड़ी चला ली, हो गया। 2 रो कंप्लीट हो गए। बताओ भाई। ओके, अब तीसरे का कैसे करेंगे सर? तीसरे में है तो tan। अब tan का याद करो, मैंने आपको बेसिक जो फंडामेंटल रेशियोज में पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने बोला था, याद रखना, आगे काम आएगा। क्या? tan क्या है? tan है साइन और कॉस का रेशियो। साइन और कॉस का रेशो, या तो उनके न्यूमरेटर्स का सीधा रेशो ले लो, ठीक है। तो यार ध्यान से देखना, इनके न्यूमरेटर्स का मुझे क्या लेना है? रेशो लेना है। अब यहाँ पे एक और बात भी आपकी मैं क्लियर करता हूँ, जो कि एडिशनल आपके लिए एक नॉलेज है, वो अच्छे से याद रखना है आपको, कि कोई भी नंबर, अब देखना ध्यान से, कोई भी नंबर, जैसे मान ले मैं कोई भी नंबर, एनी नंबर ए बोल रहा हूँ, एनी नंबर, ओके, ए, उसको अपन 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर बेटा जो है हमेशा नॉट डिफाइन रहेगा। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज 0 से डिवाइड करोगी कैसे? उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्फिनिटी बोलना नहीं है, नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन, अनडिफाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा एनीथिंग अपॉन 0, मतलब किसी भी नंबर को दुनिया भर के अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। कैलसी में डालो, वो भी आपको मैथ एरर वगैरह, सिंटैक्स एरर ऐसे बता देगा, ठीक है। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दे, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, एनीथिंग विल गिव यू 0 ऑलवेज। तो ये 2 चीजें आपको दिमाग में बिठानी है, इसका यूज हम यहां पे करेंगे। कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखना। क्या बोला? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, बट 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। 0 को किस चीज से कैसे डिवाइड करोगे? 0 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, जो कुछ है ही नहीं उसको क्या करोगे? वो कभी भी कुछ नहीं रहेगा, यानी कि 0 ही रहेगा। आ रहा है बेटा समझ? अब सुनो, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। tan मैंने बोला क्या है? tan बोला क्या है? tan है साइन और कॉस के न्यूमरेटर का रेशो। दोनों के न्यूमरेटर को उठा लो। अब साइन में न्यूमरेटर क्या आएगा सर? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे तो 0 है बस। कैसे बेटा? मैंने क्या बेसिस सीखा है, अगर ये 0 है, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो पक्की बात है इसके न्यूमरेटर में भी क्या होगा? 0 होगा। अरे ये सर नो आया समझ? तो यहाँ के साइन के न्यूमरेटर में क्या होगा? 0 होगा। अपॉन कॉस के न्यूमरेटर में चाहे दुनिया भर की कोई भी आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग कुछ भी आ जाए, आंसर क्या बनेगा? अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर क्या बनेगा? न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो पक्की बात है, tan कितना आ गया यहाँ पे? 0 आ गया। या तो ऐसे समझो 0/1 0 आ गया। साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो, tan ही बनता है। आया बेटा समझ? चारों पांचों तरीके से बता दिया है, सब कुछ याद अच्छा कर सकते हो। ओके, इसके बाद क्या करेंगे सर? ये तो आसान था, ये आगे का कैसे? सेम करना है। इसके न्यूमरेटर का रेशियो लेते चलते जाओ, लेते चलते जाओ। न्यूमरेटर बताओ क्या? 1 अपॉन इसका न्यूमरेटर √3 बन गया 1/√3। इसका न्यूमरेटर क्या? 1, इसका भी 1/1 1 ही रहेगा। इसका क्या है? √3 अपॉन 1 √3 ही रहेगा। इसका क्या है? 1/0। अब सोचो 1/0, यानी कि भाई अब डिनोमिनेटर में 0 गया। अब डिनोमिनेटर में 0 आता है, मैंने क्या बोला? क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यार यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को ND, नॉट डिफाइंड, या तो UD भी बोलते हैं बच्चे, अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अरे आया बेटा फील? आया समझ? कितना आसानी बताओ यार, कौन बोला ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है? अच्छा सर वो प्रूव दैट मुश्किल होता है। आ रहा हूँ वहाँ पे भी आ रहा हूँ, लेक्चर में बने रहना, एकदम आसान तरीके से उसको भी क्रैक करेंगे, ठीक है। सारे आपको जो पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स होती है, इन्वर्स लेना है ना, रेशियोज को फॉर्म करना, आइडेंटिटी को घुमाना, सब सिखाऊंगा, सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाय प्रैक्टिस यू कैन डेवलप दैट स्किल अगेन। लेकिन एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बढ़िया तरीके से दे दूंगा कि कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। अब बने रहो लेक्चर में, आगे देखो। ये पहले 3 आ गए,
हर बार की तरह। मैंने बोला यार साइन कॉस टैन आ गया तो आगे 3 अपने आप आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि सर आपने पढ़ाया है ये तीनों तो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इन्वर्स रेशियोज होते हैं। कौन किसका होता है? तो यार सीक्वेंस यही आपको याद रखना है। मैंने बोला कैसे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, किसी किसी किताब में, बुक में, आपके स्कूल के टीचरों ने शायद आपको ऐसे पहले कोसेक पढ़ा होगा। ठीक है, लिखा जा सकता है, गलत बात नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ये सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे तो बहुत सारी आगे की चीज़ें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह वो भी आपको जानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा आपको एक बेहतर तरीका अपना मतलब देगा, यही आप अपनाना। ओके, लेट्स सी बेटा, कॉट कैसे बनेगा? सर टैन का उल्टा, जीरो का उल्टा। सर कह रहे यार जीरो का उल्टा क्या होगा? यार जीरो आंसर है मतलब न्यूमेरेटर में जीरो है, मतलब उल्टा करेंगे तो न्यूमेरेटर आ जाए, मतलब नॉट डिफाइन बन जाएगा। अरे सर नो, आ रहा है समझ बेटा? कॉट को कैसे समझोगे? ये टैन जीरो आया, टैन कब जीरो आया? क्योंकि टैन जीरो तब आया जब इसके न्यूमेरेटर में जीरो होगा, अब वो डिनोमिनेटर भाग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉट डिफाइन, ये बन जाएगा आपका नॉट डिफाइन। फिर यार इसका उल्टा करोगे, ये √3, 1 का उल्टा क्या करोगे? 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1/1, रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइन का सर इसका क्या करोगे? बेटा जो चीज़ नॉट डिफाइन है, अब मुझे बताओ नॉट डिफाइन चीज़ कब बनती है? जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो होता है। अब न्यूमेरेटर में जीरो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो जीरो बन जाएगा। अब लॉजिक क्लियर है आपका? मैंने 2 चीज़ आपको इसलिए पहले समझाई, अब आपका सारा लॉजिक क्लियर हो गया होगा, राइट? ऐसे ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बताओ सेक निकालना है। अभी सेक क्या होता है बेटा? कॉस का उल्टा। अब 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा सर, है ना? उल्टा यानी कि मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, लैंग्वेज में मैं उल्टा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट इज़ व्हाट? रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे? 2/√3, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 2/√3। इसका क्या करोगे? बस √2, क्योंकि √2/1, √2 बच गया, ये बन जाएगा 2। जीरो का उल्टा क्या करोगे सर? ये जीरो कब आता है बाबू? जीरो कब आता है? जीरो तब आता है बेटा जब यहाँ पे न्यूमेरेटर में जीरो, अब डिनोमिनेटर भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन। एनडी लिख देते हैं। ओके, परफेक्ट। देखो सर ये सब आप बराबर कैसे कब को समझ में आएगा? ये सब करेक्ट है क्या? यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप इन चार्ट्स के जरिए, है ना? देखो अब तक हमने इतना कवर कर लिया। ऐसे एक बार ही देखते हो तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अभी लेयर बाय लेयर इसको करते जा रहे कंप्लीट, तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, राइट? चलो फिर क्या करते हैं? कोसेक फाइनल लास्ट लाइन, साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। बताओ यहाँ पे जीरो है ना? तो जीरो अगर यहाँ पे है तो मतलब पक्की बात है न्यूमेरेटर में जीरो का, जो कि उल्टा होने के बाद डिनोमिनेटर में भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइन। फिर क्या करोगे? इसका उल्टा साइन का 1/2 का उल्टा बस 2, 1/2 का उल्टा बन गया √2, √3/2 का बन गया 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, 1/1। पूरा चार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस इज हाउ वी कंप्लीट द चार्ट। चार्ट अगर लिखना है तो ऐसे ही याद नहीं होगा, ये लिखने का तरीका है, बस स्कूलों में यही पढ़ाते हैं आपको, मुझे पता है ना? और भी तरीके होते हैं कुछ। यस, चलो उनकी बात हम नहीं करेंगे। डिवाइड बाई ये कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ये वो, ठीक। ये एक अप्रोप्रिएट बेस्ट तरीका है इसको समझने का, जो कि लॉजिक भी रखता है और इसका बेसिस भी रखता है। बेसिस कैसे रखता है? हमने पहले ही समझा कि ये वैल्यूज़ आती कहाँ से, हमने बस वैल्यूज़ को रटा नहीं है यहाँ पे, हमने पहले समझा ये वैल्यूज़ बनती कैसे है, ठीक है? फिर इस तरीके को अपनाया। अब इसके बाद ये आपका कॉल है भाई कि आप इसको कितना अच्छे से रटते हो, कितना अच्छे से याद करते हो, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं रैंडमली कुछ हाँ बताओ साइंस हिस्ट्री कितना, तुरंत निकल चाहिए साइंस हिस्ट्री, इनमें से उठा और पूछ लिया किसने, बताओ साइंस हिस्ट्री कितना, हाँ √3/2, tan √3 कितना, हाँ 1। तो ये जो है अचानक, है ना, प्रॉपर दिमाग में फिट हो जाना, हर एक वैल्यू को रटना, वो एक अलग बात है। वो आप आपकी ओर से आपके एफर्ट्स लगा के कर लेना, जो कि आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेगा। सीधा वैल्यूज़ याद आ जाएगी, तुरंत टाइम सेव हो जाएगा आपका, निकालना नहीं पड़ेगा, बैक एंड में कुछ आपको रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत सॉल्व करके आंसर बना सकते हो, सही से याद करोगे तो, है ना? लेकिन तरीके मालूम होने चाहिए, बेसिस मालूम होना चाहिए, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। ऑल्दो ये 1 शॉट लेक्चर है, तभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। इज़ दैट वेरी वेरी क्लियर? क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आ गया समझ बेटा? अभी चले आगे। चार्ट बना लिया ट्रिग्नोमेट्री का, चार्ट की सारी वैल्यूज़ अपन ने निकाल ली। ओके, ये रेडीमेड चार्ट मैंने आपके दिखाने के लिए जानबूझ के डाल के रखा ताकि दिखा पाओ जो वैल्यूज़ हम निकाल रहे हो करेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है? अब आगे क्या है सर? आगे यार बात करते तुरंत एक बढ़िया से क्वेश्चन की। ओके, बहुत देर से पढ़ लिया, अभी एक सवाल सॉल्व करते हैं। सर सवाल सॉल्व करने में हमको मजा आता है, वो बताओ। अब यार
एक बहुत ही साधारण और बेसिक तरीके का सवाल आपकी इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आता है, जो कि ऐसा कुछ होता है। क्या बोलते हैं, इफ साइन थीटा इज दिस, आपको दे दिया कि भाई यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 20/29, ऑलराइट। और फिर आपको बोलते हैं कि कोई और रेशियो निकाल दो, साइन थीटा दिया है, कॉस निकाल दो, टैन निकाल दो, कॉट निकाल दो, ये निकाल दो। एक दे दिया ना, एक कोई, जैसे मान लो यहाँ पे साइन दे दिया है, तो बचे हुए सारे के सारे यानी कि 5, एक दे रहा, टोटल 6, एक दिया हुआ है, बचे हुए सारे 5 आप निकाल सकते हो, सारे के सारे। सर कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें यूज़ करनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि ये सवाल आपका आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व होगा। अब सर ये कैसे समझेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, देखो बेटा ध्यान से देखो, इतने समझदार तो आप हो, ध्यान से देखो। अगर मुझे साइन दिया हुआ है और कॉस पूछा है, तो भाई साइन और कॉस को लेकर के बनाने वाली कौन सी आइडेंटिटी आपको मालूम है? यस, सही बता रहे हो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही यूज़ करनी है। तो ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम बोलेंगे वी नो दैट, हमको मालूम है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। लेकिन सर हमारे पास तो साइन की वैल्यू है, डाल दो बेटा फिर, है ना, साइन का स्क्वायर है ना, तो इस पूरे वैल्यू का भी स्क्वायर करना होगा, तो ये 20/29 जो है ये पूरे का क्या कर दोगे, ये स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। साइन थीटा 20/29, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका हमें वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब या तो बच्चे पहले ही कॉस को इधर रख के साइन को इधर लेके चले जाए, या तो वैल्यू डालने के बाद लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर सकते हो, आंसर तभी आपका आने वाला है। तो अभी हम लेके चलते हैं उस पार, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आता है, 20 का स्क्वायर आएगा आपका 400 बराबर, ये कितना आ जाएगा 400, और आपका जो ये 29 है इसका स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 841, इसका 841, हाँ फील्डिंग बिठा रखी है यहाँ पे, ये स्क्वायर वेयर थोड़ी मैं निकालूंगा अभी वन शॉट में, निकालना आता है, सर नहीं आता बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 29 मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर आ जाएगा, ओके। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। सर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यार कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रखते, ये पूरी वैल्यू ले जाके इधर माइनस कर देंगे, हो जाएगी -400/841। अब बेटा तू होशियार है, इतना तो कर सकता है, ये क्या तेरे को मिक्स फ्रैक्शन जैसा नज़र आ रहा है। अब यार जो चीज़ मिक्स फ्रैक्शन जैसी नज़र आ रही है उसको अपन कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसे सर, देखो बहुत आसान है, इस 841 से इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, ओके 841 1 जा 841, जो कुछ और नंबर था तो वो भी कर लेते, अभी ये 1 है, माइनस ये क्या है बेटा 400 एज इट इज़, होल डिनोमिनेटर करके क्या कर दोगे एज इट इज़ 841, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करना, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करना, ये न्यूमरेटर में लिखना और डिनोमिनेटर एज इट इज़ छाप देना, ये तरीका है। उसके बाद क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस करो कितना बन जाएगा 441 बन जाएगा, अपॉन ये क्या है 841। अब मुझे तो सर कॉस थीटा पूछा है, क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, कितना होगा, ये तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, मतलब स्क्वायर है तो इधर ले जाके क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, या तो बोल सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू चली गई रूट में, √441/841, है ना, √a/b का मतलब है √a/√b, राइट। अब इसका क्या आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √441, अब ये 441 कहाँ से आएगा, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो आप लोग, बताओ यार, 400 अगर 20 का रूट है, मतलब 400 अगर 20 का स्क्वायर है, तो 441 जाहिर सी बात है उसकी एक स्टेप आगे या किसी और वैल्यू का स्क्वायर होगा, क्योंकि 20 का अगर 400 आ रहा है तो शायद से 21 का आता होगा, क्रॉस चेक करके देख लो, ट्रायल एंड एरर में तुरंत समझ आ जाएगा। तो यस, यहाँ पे आंसर होता है किसका 21 का, अपॉन 841 तो आपने खुद नहीं कर रखा है, किधर गया 841 तो आपने खुद नहीं कर रखा है, 29 का स्क्वायर किया था आपने, 29 का स्क्वायर किया था, 841 तो रूट ने वापस लिखना है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपने खुद नहीं किया था। तो यस, इतना दिमाग आपके पास है, यस और नो, अरे यस सर बराबर, कॉस थीटा निकला है 21/29। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार एक दे देना तो सारे 5 के 5 निकाल सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके अपना समय लगा करके बचे हुए रेशियोज को अलग और आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, करना ज़रूर कोशिश। हाँ, अब मैं तो नहीं सॉल्व करो, मैंने आपको सिखा दिया, तरीका बताया, आपको अब क्यू एंड से कुछ एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे, राइट। मैंने आपको तरीका समझा दिया, टॉपिक सिखा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, राइट। इस तरीके से बेटा कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया जाता है तो दूसरे को अपन निकाल सकते हैं, या तो कोई और भी, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। जैसे कॉस है ना मेरे पास, कॉस है मेरे पास बराबर, तो मैं सेक तुरंत निकाल सकता हूँ। सर कैसे सर, बेटा क्या हम जानते हैं कि यार ये कॉस जो है ना, ये सेक का ही रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं, इनवर्स रेशियोज है ना, आपको मैंने सिखाया था ना, साइन
कॉस, हाँ टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें आपने सीखा होगा कि कॉस जाके किसका रेसिप्रोकल बनता है। यस, भूल गए हो तो बता देता हूँ यार। चलो पहले स्लाइड के ऊपर देखो, कॉस जाके किसका रेसिप्रोकल बनता है, सेक का बनता है। तो यार अगर मेरे पास ऑलरेडी अभी कॉस की वैल्यू आ गई है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अगर कॉस की वैल्यू आ गई है तो क्या सेक की बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा? हाँ ना भाई, रेसिप्रोकल है ना कॉस का, तो सेक थीटा कितना बन जाएगा 1/cos, यानी कॉस का रेसिप्रोकल, जो कि हो गया 29/21। तो कुछ रेशियोज तो आपके ऐसे सीधे ही निकल जाएंगे, सीधे हाथ, आइडेंटिटी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी कुछ और आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे तो टैन भी निकल आएगा, ठीक है। साइन बाय कॉस करोगे टैन निकल जाएगा आपका। जैसे मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे लगे हाथ यार, यहाँ पे कर लेते, जगह कम पड़ रही है, जहाँ पे कर लेते। देखो यार, मेरे पास साइन भी है, मेरे पास कॉस भी है, क्या मैं टैन बना सकता हूँ? हाँ जी सर, कैसे? मैंने बोला वी नो डेट टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी याद रख लेना, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा होता है। तो टैन मुझे मिल जाएगा ये बड़े आराम से, टैन थीटा इज इक्वल टू, बोला साइन कितना है, साइन कितना, साइन कितना, साइन कितना, ये तो दिया था सर आपको 20/29 होल अपॉन कॉस थीटा कितना बेटा अपन ने निकाला 21/29, 21/29। सर अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नामक एक चीज़ होती है ना। पहले वाले ऊपर वाले रेशो को एज इट इज़ रखोगे 20/29, मल्टीप्लाई का साइन बना के जो डिवाइड हो रहा है उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे उसी के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 29/21, 29 मर गया, बचा क्या 20/21। ये लो आ गया आपका टैन थीटा। ऐसे यार आपने टैन भी निकाल लिया, अब टैन आ गया तो आइडेंटिटी में डालो सेक निकल जाए। अरे यार सेक निकालने की जरूरत ही नहीं सर ऑलरेडी। यार देखो, if you can use your brain, है ना, in the various ways you can find the same solution, using various ways, using various identities and different ways you can find same solution। यहाँ पे अभी मैंने जो अप्रोच बनाई, ज़रूरी नहीं सेम अप्रोच से आप सेम आंसर निकालो, आप किसी और अप्रोच से भी सेम आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक महासागर है भाई, यहाँ पे आप कैसे चाहे वैसे तैर लेना, है ना। आपके लिए सारी मतलब इन्होंने सब कुछ दे दिया है, अब आपका डिसीजन है आप कैसे कैसे इसको करते हो, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करके आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। बाकी ये बड़ा आसान है, इसके साथ खेलना सीख जाओ, इसलिए मैंने बोला इसके साथ खेलना सीख जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके इजी। क्या अब तक जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आई? जल्दी से इस वीडियो को फिर यार लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ तक आपने अगर कंटिन्यूस देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और ताकि आगे ऐसी आने वाली बहुत सारी वन शॉट लेक्चर्स वीडियोज़, हमारे क्लास की जो रेगुलर लेक्चर्स ये सारी आप देख पाओगे, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। और अभी ये एक सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर और क्या होता है? एक और सवाल, ठीक है, एक और सवाल जल्दी से ध्यान दो, इसको भी करके दिखा देते हैं। बाकी जैसे एक वैल्यू दी आप और कई सारी वैल्यूज भी उसकी जो है बाकी बचे हुए रेशियोज को निकाल सकते हो, वो आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। मैंने कुछ आपको बताया। अब ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे? देखो सेक थीटा यहाँ पे दिया है बेटा, सेक थीटा कितना दिया 25/7। हाँ जी सर, सेक बता दिया, लेकिन निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है टैन थीटा। अब सेक और टैन की कोई रिलेशन है क्या अपने पास? सोचो सोचो, दिमाग खुजाओ, याद करो। हाँ सर है, एक आइडेंटिटी तो है जो आपने पढ़ाई थी, क्या? वी नो दैट, हमको मालूम है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके देखो ना भाई, फिर मैंने क्या सोचा, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपकी ओर से। कैसे कैसे सोचा मैंने सोचा यार सेक है और टैन है, क्या ये दोनों किसी आइडेंटिटी में आते हैं? है ना, हाँ सर आते, सेक और टैन दोनों इस आइडेंटिटी में आते हैं, इस एक आइडेंटिटी में। अब ये एक और एडिशनल बात यहाँ पे एक इस टॉपिक के हट के बता रहा हूँ, ये याद रखना, कान खोल के सुनना सारे बच्चे, यहाँ पे अटेंशन दो बेटा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो चीज़ इन्होंने दी हो और जो चीज़ निकालने के लिए बोली हो ये हमेशा एक ही आइडेंटिटी में हमें मिले, ठीक है। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ इन्होंने हमें एज ए गिवन दे रखी हो वैल्यू और जो चीज़ निकालने के लिए बोली हो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो जो हमेशा एक ही आइडेंटिटी में मिले, जैसे इसमें मिल रहे, जैसे बीच में मिल रहे थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, शायद ना मिले। ओके, इट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, स्टिल यू कैन फाइंड दोज रेशियोज, कोई बात नहीं। जो बैठता है ना उसके साथ, जो वैल्यू दी है उसके साथ बनने वाली जो भी आइडेंटिटी होगी उसको अपना लो, जो भी होगी, जो भी आपको याद आ रही होगी, और उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए जो उस आइडेंटिटी में कोई और रेशो होगा ना, जैसे साइन के साथ कॉस है ना, तो उसको निकाल लो। उसको निकाल के आप एक रास्ता ऐसे तय कर लोगे जो आपके डिजायर्ड आंसर तक आपको लेके चला जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल लेके उसका इन्वर्स फंक्शन, उसका इन्वर्स रेशो निकाल के फिर उसका दूसरी रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करके आप एक टाइम बाद उस डिजायर्ड आपके सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस है, मैं आपको आगे करवाता हूँ, या तो आप प्रैक्टिस में आपके कर लेना, और ठीक है
लेकिन चलो ये वाला कैसे करोगे, इसमें सेक आपको दे रखा है ना, चलो tan चाहिए मुझे, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर जाके क्या हो गया, -1 हो गया। अब भाई यहाँ से मुझे क्या करना है, tan निकालना है, तो पहले तो इस tan स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक की वैल्यू मेरे पास जो है कितनी 25/7, लेकिन क्या है इसका स्क्वायर है सर, ठीक है, तो पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया -1। अब पहले तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना, ठीक, ऑलराइट। चलो कहाँ पे थे अपन, बार बार बीच में कॉल आ जाते हैं तो रुकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। 25 का स्क्वायर बेटे 625, ये तो स्टैंडर्ड है 625/49, बाद में क्या है -1। अच्छा, अब पहले वाले में जैसे कहता है एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी करेंगे, क्या होगा, ये रहेगा तुम्हारा 625 एज इट इज़, ये 49 मल्टीप्लाई हो गया 1 को, और नीचे क्या है 49, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 576 बचेगा अपॉन 49, और 576 मेरे ख्याल से 24 का होता है, और पहले यहाँ पे रूट का लिखना पड़ेगा ना, ये क्या बना आपका tan स्क्वायर थीटा, अभी आप समझ गए ना बेटा, क्या निकालना है मुझे, tan थीटा, ये बन गया रूट के अंदर 576 अपॉन 49, तो tan थीटा एंड में जाकर के मुझे कितना मिला 24/7, ये हो गया खत्म। इजी, बहुत आसान, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, एकदम आसान सवाल होते हैं। अच्छा आगे क्या है, ये आप पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, और समझ जाना, और आप खुद ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब एक और आइडेंटिटी पे ही बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन बेटा थोड़ा अलग तरीके का है। अब सर अलग तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यार, इसमें आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में आपको एक इन्होंने दे रखा है कि यार 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा -12 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, बोला ओके, बोलते फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, कर लेंगे फाइंड, जो दिया है उसको लिख लो। सबसे अच्छे बच्चे की पहचान ये होती है, जो दिया पहले सबसे अच्छे बच्चे करते हैं, जो दिया वो सबसे पहले लिख लेते हैं, और उसको लिख के उसको तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो देखते नहीं बैठना है कितनी देर में क्या करूँ, पहले उठा लो पेन और लिख लो जल्दी से। तो देखो क्या करेंगे, 5 साइन थीटा -12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिखोगे, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे 5 साइन थीटा -12 जो इधर लेके चले जाएंगे इज इक्वल टू बन जाएगा 12 कॉस थीटा, हाँ सर। अब क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते इधर, कॉस थीटा को लेके आते अपॉन कॉस, ये इज इक्वल टू 12 इस तरफ रखते, 5 मल्टीप्लाई इस तरफ लाके डिवाइड कर देते। सोचो यार हो सकता है कि नहीं। अब साइन बाय कॉस में ये भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, tan थीटा साइन बाय कॉस क्या बन गया tan थीटा, और ये tan थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली 12/5। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इन लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन में tan थीटा बता रखा है 12/5, और सेक और कोसेक को निकालने के लिए बोला है। आ रहा है बेटा समझ। अब मुझे बताओ, क्या tan थीटा है तो मैं तुरंत सेक को निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग आवर आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर, तो बोलेंगे वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बोला यार आपका सॉल्व कैसे करेंगे, यही सेम प्रोसेस जो अपन ने पिछले दोनों क्वेश्चन में अपनाई थी, राइट। क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सेक चाहिए, रहने दो ऐसे, 1 + tan की वैल्यू मेरे पास है 12/5, tan स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, या तो अपन ऐसे लिख लेते हैं अभी इसको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू जो कि है 1 + बोलो क्या 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 25 के साथ हो जाएगा 125 + 25 + 144/25। हैंडराइटिंग समझ में आती है क्या, बोलते रहो ध्यान से सुनना, ठीक है, यस। आगे क्या बोलोगे, ये बन गया 169 ये बन गया 25, लेकिन मुझे चाहिए सर सेक थीटा, सेक स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, ये किसकी वैल्यू निकली सेक स्क्वायर थीटा की, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या तो ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, जो भी आपको पसंद है बोलो भाई, एक ही बात है, ठीक है, प्रोसेस एक ही है। सेक थीटा रूट 169 होता है 13 और 25 होता है 5, तो 13/5 आ गया सेक थीटा। कितना ही टाइम लगा करने के लिए, कितना ही टाइम लगा।
आ रहा है समझ? ऐसे आपको ये सवाल करने हैं, ऐसे इस तरीके से आपको अलग अलग सवालों के साथ डील करना है। आपका दिमाग जो है आपको चलाना है कि यार कैसे उस रेशो तक मैं पहुंच सकता हूं। जो भी चीज़ दे उसको लिख लो, उसको स्टार्ट करो, उसको घुमाओ फिराओ इक्वेशन को, वहाँ से कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तक पहुंच जाओगे। जिस टाइम आप खुद से आप ऐसे आंसर्स निकालना स्टार्ट कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप और 10 सवाल करोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और भी सॉल्व करोगे, और इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर हो जाओगे। ओके, बनना है ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, और कोई चारा नहीं है। कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर? आ गए अभी एक शानदार टॉपिक के ऊपर, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जो है वो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिए। अब पहले एप्लीकेशन को सीखते हैं, है ना। अच्छा सर, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, हाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। पहले एप्लीकेशन को पढ़ लेते, थोड़ा एप्लीकेशन समझ लेते, है ना। थोड़े क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे, अब थोड़ा पढ़ लेते, फिर और क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब एप्लीकेशन ये सीबीएसई के हिसाब से मैंने पहले बता दिया, एक अलग चैप्टर है, लेकिन हाँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं वन शॉट में, तो एप्लीकेशन मैंने इसी में डाल दिया है। हाँ, एप्लीकेशन के शुरू में ही ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कुछ देर पहले बताया भी था मैंने, है ना, जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि यार ट्रिग्नोमेट्री हम सीखते एक ही कारण से, वो है कि ट्रायंगल में या अदर राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई जो हमें ट्रायंगल के साइड्स की और एंगल की रिलेशनशिप बता सके। ट्रिग्नोमेट्री ये वो चीज़ है जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स में उसके एंगल्स और उसके साइड्स की रिलेशनशिप बताती है। एंड दैट इज़ वाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर बाकी कोई भी और थ्योरम्स या किसी और चीज़ को पढ़ोगे, जैसे पाइथागोरस को पढ़ोगे, तो साइड्स की रिलेशनशिप है, उसमें एंगल नहीं है कहीं पर भी, है ना। या बाकी भी और भी दुनिया भर के कई सारे थ्योरम्स है और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें भी एंगल्स है, या तो सिर्फ बस साइड है। एंगल और साइड की रिलेशनशिप बनाने वाला ये अकेला है, कौन? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा सर? एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ पहले आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सर यहाँ पे कुछ लिखा है अपने लाइन ऑफ विजन, उस पे ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये बात समझो, एक बेसिक चीज़ समझो। मान लो बेटा एक लाइट हाउस है, क्या एक लाइट हाउस, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये ऐसे एक लाइट हाउस बना के बताता हूँ। ये लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ से लाइट हाउस की लाइट चल रही है। क्या करता है ये लाइट हाउस? ये बेसिकली शिप्स को रास्ता दिखाता है, लाइट उसके ऊपर उजाला लगाता है, राइट। ऐसे ये लाइट हाउस की बेटा लाइट मान ले ऐसे जा रही है यहाँ पे इस शिप के ऊपर। यहाँ पे एक शिप है, एक बड़ी सी शिप है, ठीक है, कागज़ की और ये जा रही है, बढ़िया। और ये समंदर है, डिंग 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 डिंग, ओके, ऐसा है समंदर है। अब भाई सोचो, बस एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आएगा, आसानी से फील हो जाएगा आपको क्या हम कर रहे हैं। तो यार मान ले मुझे ये जो टावर है, इसको अपन टावर बोल रहे हैं, ये बेसिकली लाइट हाउस है, इसकी मुझे ऑलरेडी मान ले हाइट मालूम है, ठीक है, इसकी जो कि वेल डिफाइंड है यार। हाँ ऑफकोर्स एक सर्टन हाइट का टावर हमने बना रखा है, टावर की एटम को पहले से मालूम है, ओके। मैं यूँ मान के चल रहा हूँ कि मान ले बेटा ये टावर की हाइट जो है ये 40 मीटर है, कितनी है? 40 मीटर, ओके, कोई बुरी बात नहीं है, मान लिया 40 मीटर, ओके सर। अब यहाँ पे मुझे ये भी मालूम है कि ये लाइट जो है ना, लाइट इस बोट के ऊपर कितने एंगल पे लगी हुई है, क्योंकि एंगल तो अपन मेजर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। मैंने मान लिया मेजर कर रखा है और मुझे पहले से मालूम है कि यार ये एंगल जो है ना, ये एंगल, ओके, ये एंगल जो है ना, ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये बेटा ये जो एंगल है ये 37 डिग्री का है। कितना है ये? 37 डिग्री का है। सर ऐसा क्यों सर? स्टैंडर्ड एंगल ट्रिग्नोमेट्री 35, 30, 45, 60, 90 मान ले, कोई बुरी बात नहीं है। और हमको ये बोला गया है कि भाई ये शिप या ये जो बोट है ये कितने दूर है ये पता करो। क्या बोल दिया? ये शिप या ये जो बोट है ये कितने दूर है पता करो। कौन है? अब यार ये तो बन गया क्वेश्चन मार्क, ये दूरी कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस? तो यार सोचो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री काम में ली जाती है। क्या यहाँ पे मैं सिंपली ये चाहता हूं कि मुझे एंगल के सहारे साइड का रिलेशन मिले? एंगल के सहारे साइड के रिलेशन देने वाली मुझे एक ही व्यवस्था मालूम है, वो है ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अच्छा, मैंने जानबूझ के 37 इसलिए लिया है क्योंकि भाई यहाँ पे एक्चुअली में ये एक मैं 40 ये डिस्टेंस आपको बता दूं मैं, ठीक है, डिस्टेंस मैं बताता हूँ आपको। ये मान लेता हूँ मैं 30 मीटर, ये आपका 50 मीटर,
ये मैं 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा हूँ इसलिए। अच्छा, आपको अगर इतनी समझ है तो अच्छी बात ही, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी निगलेक्ट करो। एक आपके लिए सिंपल काम भी करते हैं, ठीक है, आपके लिए एक सिंपल काम करते हैं, आपके लिए एक सिंपल काम करते हैं। मान लो ये लाइट जा रही है और ये लाइट है आपकी 30 डिग्री पे, ठीक है, आसान करते हैं, लेट्स कीप इट ईजी। हाँ, 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब यार ये 30 डिग्री पे अगर ऐसी लाइट जा रही है तो मुझे पता करना है डिस्टेंस कितना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हम सहारा ले सकते हैं। ओके, कैसे सर? अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि यार अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, देखो ये राइट एंगल क्यों है सर? क्योंकि टावर है, टावर ज़मीन के साथ तो यार सीधा ही खड़ा होगा, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ऐसे टेढ़ा तो नहीं होगा ना, सीधा ही होगा ना 90 डिग्री, तो टावर तो सीधा ही है भाई, ज़मीन को परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो मैं इसको यहाँ पे इलस्ट्रेट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये एंगल मुझे मालूम है 30 डिग्री है, ये साइड मुझे मालूम है 40 है, ये साइड मुझे निकालनी है, और कोई डेटा मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास ये साइड है हाइपोटेनस, ना ये है, हाँ मेरे पास बस ये टावर की हाइट है, ये साइड भी नहीं है, ये साइड भी नहीं है। कैसे निकालेंगे शिप का डिस्टेंस? बोला भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद करो। क्या मेरे पास ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशो है जो मुझे इन दो साइड का रेशो बताता होगा जो कि मुझे चाहिए और जो मुझे दी हुई है? यानी कि ये एंगल की एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, सोचो जरा, एडजेसेंट और अपोजिट साइड का रिलेशन देने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? हाँ सर, याद आ गया, टैन थीटा। यार टैन थीटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमने पढ़ा, जो मुझे क्या देता है? रिलेशनशिप देता है, यस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इस रेशो की फॉर्म में। तो ये टैन थीटा है। अब इसका सर यहाँ पे इस्तेमाल कैसे होगा? भाई टैन थीटा जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री, ओके, थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी। अपोजिट साइड जो कि मुझे डिस्टेंस निकालने, उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ मान ले, तो मैंने एक्स बोल दिया, जो कि ये डिस्टेंस है एक्स बोल दिया मैंने, है ना। और ये जो है ये एक्स बोल दिया मैंने डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे बताया तो एक्स। और ये जो है ये 40 है, मुझे मालूम है एडजेसेंट साइड, राइट, इस एंगल की एडजेसेंट साइड। तो अब क्या कर सकते हैं? टैन 30 की तो फिक्स वैल्यू है ना भाई। टैन 30 की सर वैल्यू कैसे है सर? ये याद हमको नहीं होता। टैन 30 कितना था याद करो, हमने पढ़ रखा है ना, ऐसे चार्ट में सारी वैल्यूज। किधर गया टैन 30? कितना होता है यहाँ से बताओ मुझे, टैन किधर गया आपका? 30 1/√3। अब क्या ऐसे वैल्यू को लेके, है ना, एप्लीकेशन वाइज समझो, ऐसे वैल्यू को लेके अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया 1/√3 और मैंने बोला मुझे क्या चाहिए? एक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये 40 जाकर के इधर एक्स क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई, यानी कि 40/√3 बन जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपने सॉल्व किया, सब किया, तो क्या एक्स का आंसर आपको मिल जाएगा? अरे यस और नो, क्या आपको एक्स का आंसर मिल जाएगा? क्या इस तरीके से मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया है कितना है? अब एप्लीकेशन वाइज यहाँ पे सोचो, समझो बात को, कि यार मुझे बस एक साइड मालूम थी ट्रायंगल की और एंगल मालूम था, मुझे अपने आप जो है तीसरी या दूसरी जो साइड है वो मिल गई। तो दिस इज हाउ ट्रिग्नोमेट्री गिव्स मी रिलेशनशिप ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आनी पड़ेगी, ओके। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल हमने लिया लाइट हाउस का, टावर का, है ना, जिसके सहारे हम समझे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों ये टैन 30 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, क्यों टैन ही इस्तेमाल हुआ, कैसे उसकी वैल्यू की बदौलत हम जो है दूसरी साइड को निकाल पाए, राइट। और ये चार्ट, ये वैल्यूज़, ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अरे यस और नो आ गया बेटा। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक को डील करने के लिए यहाँ पे हम दो इसके सब टॉपिक्स को समझते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो बताते हैं क्या होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दो टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक बात लिखी थी लाइन ऑफ विजन, उसके ऊपर भी आता हूँ। पहला और ये दूसरा, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सर क्या है ये एलिवेशन, क्या है ये डिप्रेशन? बड़ा भयानक लग रहा है, ऐसे डरावना। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत चिंती है, एक बार एप्लीकेशन के सवाल आ गए सारे सॉल्व करना आ जाएगा आपको, है ना। या बस उसमें मिक्स किए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स और कुछ नहीं है, कंडीशंस अलग अलग बनाएंगे, है ना। कभी एक लड़का टेरिस से ऐसे नीचे देखेगा, किसको? गाड़ियों को, ठीक है। कभी कोई ऐसे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल होते हैं, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में, ठीक है ना। ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन।
क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द लोकेशन ए एंड लुकिंग एट ऑब्जेक्ट बी देन द लाइन ए बी इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन। मतलब मैं यहाँ पे रुका हूँ और मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो मेरी यहाँ से लेकर के आपको देखने तक की जो सीधी लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। तो ये लाइन ऑफ विजन में जहाँ पे भी देखूंगा वहाँ पे बनेगी। जब ये नीचे देखा जाएगा तो ये डिप्रेशन को कॉज करेगी, जब ऊपर देखा जाएगा तब ये एलिवेशन कॉज करेगी। इतना ही है, खत्म, यही दो टॉपिक है। अच्छा, इसको समझो अभी मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इधर भाई हमें हमेशा एक चीज़ का रेफरेंस लेना पड़ता है इस एंगल को अकाउंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कुछ इस तरीके से, मान लो, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसके सहारे एंगल ऑफ एलिवेशन में नाप रहा हूँ, इसके रेफरेंस में मैंने ये एंगल थीटा मेजर किया, तो इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या तो रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन जो एंगल मैं बना रहा हूं, मैंने बोला जिसके सहारे में देख रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन, देखना, इस लाइन में देखना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फिलहाल ऊपर की तरफ रेज हो रखा, यहाँ पे उठा रखा है एंगल को, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउ जा रहा है, तो इस पूरे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ, क्लैरिटी आ रही है बेटा, ओके। अब डिप्रेशन को भी समझो, नीचे वाला। अब ऐसे ही किसी एक पॉइंट से नीचे देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिस पॉइंट से अपन नीचे देख रहे हैं बेटा वो सीधी लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या तो रेफरेंस लाइन। उसके अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो ये जो एंगल थीटा बनेगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे, और ये वाली क्या हो गई हमारी लाइन ऑफ विजन, ये हो गई लाइन ऑफ विजन। अब कई बार बच्चे गलती करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर हाइट, ओके, द पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड लुकिंग डाउन, ओके, ऑन द स्ट्रीट, ओके, विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे स्ट्रीट की ओर बच्चे ने देखा, ये रास्ता है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट पर्सन इज लुकिंग फ्रॉम द 100 मीटर हाई बिल्डिंग। मैं एक जनरल एग्जांपल कंज्यूम कर रहा हूँ अपनी मन से, है ना। तो ये बच्चे ने क्या किया, ये आदमी ने क्या किया, 100 मीटर बिल्डिंग के हाइट पे यहाँ पे टेरिस पे रुका, टेरिस से इसने एक रोड है, रोड के दूसरी तरफ देखा, ओके। तो ये एंगल इसने बनाया 30 डिग्री का, वो क्वेश्चन में लिख के देगा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री फॉर एन एग्जांपल। बोला, क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो अपन तुरंत क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री बना लेते हैं, है ना। अरे नीचे देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बनेगा। यहीं पे होती है गलती, ध्यान से सुनना, वन शॉट लेक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से नोट करना, ठीक है। यहीं पे वो गलती बच्चे कर बैठते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा हमेशा जो मेजर किया जाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे ही मेजर किया जाएगा, भले ही आपके पास वो ना हो, आपको बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूँगा, इसके सहारे मुझे 60 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। समझो बात को, ये वो 60 डिग्री का एंगल नहीं है, आपका जो 60 डिग्री का एंगल है वो ये वाला है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। भले ही ये पर्सन बिल्डिंग से नीचे देख रहा है, आपको ये एंगल मार्क नहीं करना है, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन यही मार्क करना है। ये चीज़ याद कर लो, आ रहा है बेटा समझ। अब ये टोटल 90 होगा तो 90 से 60 गया, ये कितना बचेगा 30 डिग्री। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, फिर आप इसी एंगल का इस्तेमाल करते हुए जो है आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो अल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल करते हुए इसको 60 डिग्री लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। आपको रोड की विड्थ निकालने बोलते निकाल लो, आ रहा है बेटा समझ। फिर वही यहाँ पे एंगल की एडजेसेंट और अपोजिट साइड tan थीटा का इस्तेमाल करते हो, आप यहाँ पे निकाल सकते हो tan 60 की वैल्यू लेकर के आप इसको सॉल्व कर लोगे। आ रहा है दिमाग में समझ। अच्छा, क्वेश्चंस प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन आपको एक सलीका आपको इसका जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है वो मैंने आपको अभी ये बताया। आ गया समझ। अब इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इन दो कॉन्सेप्ट्स को जिनको हमने पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से। ऑलराइट, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, चलो ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, मैं इसको टिक कर रहा हूँ, है ना। ये मैंने अपनी ओर से पढ़ा दिया, ये हालांकि स्लाइड में डाल रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना है, ये बिल्डिंग यहाँ पे होती भी तो ये एंगल नहीं बनता, है ना। ये हमेशा डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन के लिए खास करके आता है ना, एलिवेशन का तो आसानी होता है ज़मीन से ऊपर उठाना, लेकिन डिप्रेशन के लिए बच्चे गलती कर बैठते हैं। ओके डन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सा प्यारा सा एक सवाल बोला है कि एन ऑब्जर्वर
एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री। एक ऑब्जर्वर है भाई, मान ले मैं खुद ऑब्जर्व हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ट्री से, एक ट्री है, एक पेड़ है बड़ा सा, उसके 10 मीटर में दूर खड़ा हूँ, ठीक है। सो एन ऑब्जर्वर, ओके यहाँ पे बना भी लेते हैं अपन, एक ट्री है, ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ये बन गया मेरा 10 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे बैठा है अपना स्टिकमैन, स्टिकमैन यानी कि ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। क्या किया इसने, ट्री के टॉप पे देखा, क्या कोई पंछी देख रहा होगा, फल देख रहा होगा, फूल देख रहा होगा, पता नहीं क्या देख रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी, देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, ट्री के टॉप पे देख रहा है, ठीक है। ट्री के टॉप पे देख रहा है मतलब ये पूरे ट्री की कुछ ना कुछ हाइट होगी भाई, है ना, ये हमको यहाँ पे कंसीडर करनी है, ठीक है। बोलते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बताया एलिवेशन बेटा, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होने वाला है, 60 डिग्री का। अब ये ट्री, मैन वगैरह हम ऐसा ज्यूम करके चलते कि ज़मीन से ही देख रहा है, इस मैन की भी कुछ हाइट होती है, पर्सन की, खड़े होकर देख रहा है, बैठ के देख रहा है, बताया नहीं है। इतना हम क्लियरली एंड डेप्थ इस इलिस्ट्रेशन को नहीं समझ रहे, बना रहे, या हमें उतना पढ़ना नहीं है। हमें लोकल लेवल पे हम जनरलाइज करते हुए कि हाँ ये एंगल ज़मीन से बन रहा है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। ज़्यादा होशियार बच्चों के लिए मैंने बता दिया ये। अब आगे क्या होगा फिर, बोलते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। बोलो ये हाइट कितनी है, बस ठीक है भाई, बड़ा आसान सवाल है, तो चिंदी सवाल है, कैसे करेंगे सॉल्व। बोलो क्या इस सेम फिगर को मैं ट्रायंगल की फॉर्म में समझ सकता हूँ, क्या सेम चीज़ को ट्रायंगल की फॉर्म में समझ सकते हैं। हाँ जी, ये हो गया अपना ट्री, जिसको अपन x मान लेते हैं, ट्री की हाइट, ओके, जो अपने को निकालनी है। मैंने बोला द हाइट ऑफ द ट्री भी x मीटर, इसको बोल दिया मैंने x मीटर। फिर बोला द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री इज 10 मीटर, ओके बढ़िया सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, 60 डिग्री। क्या बोला है, x निकालो, मैं बोला निकल जाएगा। अब मैंने बोला कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग खो जाए, फिर याद आया, अरे हाँ सर ने तो बोला था, क्या करेंगे, देखो कौन सी दो साइड्स है, ये वाली दे रखी है, ये वाली निकालनी है। सर ये वाली मतलब क्या, एडजेसेंट दे रखी है, एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, एंगल के रिस्पेक्ट में। बताओ ये वाली जो है आपके पास 60 डिग्री की, 60 का 0 क्यों मर गया भाई, 60 डिग्री की एडजेसेंट दे रखी है और अपोजिट निकालनी है 60 डिग्री। अब दिख रहा है क्लियर, 60 डिग्री की एडजेसेंट दे रखी है, अपोजिट निकालनी है। तो एडजेसेंट और अपोजिट किस में आते हैं सर, tan में आते हैं। तो मैंने बोला वी नो दैट हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, क्वेश्चन किधर भाग गया, अच्छा रहने देते हैं, समझ जाओ, कहीं पे गायब हो गया, अभी उतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है ना, वो आपको समझ में आ गया। मैंने थोड़ा आप वीडियो पीछे स्क्रॉल कर सकते हो, है ना, देखने के लिए। हाँ गलती से कुछ टच हो गया, क्वेश्चन गायब हो गया मेरा, कोई बात नहीं, समझो सवाल को। अच्छा तो अब यार tan थीटा हम बोलेंगे कि यार tan थीटा जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कैसे, मतलब tan थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बताओ फिर अपोजिट कितना है बेटा, x, और एडजेसेंट कितना है अपने पास 10। क्या सर थीटा मालूम है मुझे, हाँ जी थीटा मालूम है, थीटा एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री से एलिवेशन बताया था आपने को, राइट। तो मैंने बोला tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी, इज इक्वल टू x अपॉन 10, ऐसे रहने दो। अब tan 60 स्टैंडर्ड वैल्यू भाई, tan 60 कितना होता है बच्चे, tan 60 कितना होता है, √3, ओके। तो यहाँ पे डाल दिया √3 इज इक्वल टू x अपॉन 10। अब मैंने बोला मुझे तो x चाहिए, तो x को ऐसे ही रखते 10 जो डिवाइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10√3 या √3 इंटू 10, जैसे भी आपको पसंद है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन कुछ सवालों में पहली बार, तब यहाँ पे सवाल ही उड़ा दिया, कुछ सवालों में बताया जाता है कि √3 की वैल्यू 1.73 आपको लेनी है, तो ले लो, नहीं बताइए तो आंसर यहाँ पे रोक सकते हो, ठीक है। और आपको अगर खुद के मन से मालूम है वैल्यू 1.73 जो कि आसान वैल्यू है ना, तो आप उसको डाल के सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ x इज इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू जो कि है 1.73, तो x कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया, एक डेसिमल आगे बढ़ा गया 17.3 मीटर। तो भाई अगर वो बंदा पेड़ से 10 मीटर दूर रुका हुआ है और पेड़ के टॉप पे 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, तो पेड़ की हाइट होगी 17.3 मीटर। ऐसा होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते बेटा। अब क्या है,
अब और एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको भी एक एग्जाम्पल करना है, सारे मैं थोड़ी करके दूंगा, है ना, मैं समझा देता हूँ आपको ये वाला क्या करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्व, हाँ सर आपने कुछ देर पहले मैंने ऐसे ही एक टॉपिक निकाला था, टॉप ऑफ द बिल्डिंग वाला। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई देख रहा है, क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्व इज लुकिंग एट द स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस। सेम है, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा है, स्कूटर देखने का बड़ा शौक है इसको, टेरिस पे जाके बैठा है बिल्डिंग के। इस बिल्डिंग के टेरिस से इसने क्या देखा, स्कूटर देखा। कहाँ पे देखा, यहाँ पे इसने स्कूटर देखा, ठीक है। अब ये स्कूटर मान लो ऐसे स्कूटर, ठीक है, हाँ स्कूटर, स्कूटर का है तो कार दिख रही है। तो ये जो है इस तरीके से अपना ये स्कूटर, ये स्कूटर, ये स्कूटर, वाह 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 सर मजा आ गया, ये स्कूटर। अब ये इस इंसान ने इस रास्ते के ऊपर एक स्कूटर देखा, कहाँ से, बिल्डिंग के ऊपर से। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व लुकिंग एट द स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सम डिस्टेंस अवे। ओके, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लेते हैं, सम डिस्टेंस बोला पता नहीं है, ये बिल्डिंग है, ये काट को ना होगी भाई, 90 डिग्री सीधी खड़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाँ सर। अब डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है, तो तुरंत ये एंगल हम 30 डिग्री का लेंगे क्या, नहीं लेंगे। हमने सीखा है भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है, ये वाला, अभी कुछ देर पहले बताया भी था मैंने आपको। ये गलती करते बच्चे नहीं तो तुरंत यहाँ पे 30 डिग्री बना लेते एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे, हॉरिजॉन्टल से नीचे ये। अब ये 30 डिग्री है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये z बना यहाँ पे, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल लाइन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड दोनों कैसे पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा, हाँ सर। अब ये एंगल 30 डिग्री है मेरे पास, इसका रीजन अपन लिख के बताओगे आप, है ना। तो यहाँ पे अपने को बोला है हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 40 मीटर दे रखी है ऑलरेडी। ये बिल्डिंग जो है ये 40 मीटर हाइट पे है, मतलब इसकी टोटल हाइट जो है 40 मीटर है। यहाँ पे ये बंदा बैठ के देख रहा है। तो फिर अपने को बोलते हैं फाइंड हाउ फार इज द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, और मैंने अभी जो कुछ देर पहले बताया वो भी दिया है √3 1.73, यानी इसका यूज़ करना ही है, डेफिनेट है। तो यार यहाँ से सवाल आपके दिमाग में भी आई होप क्लियरली बन चुका होगा। तुरंत इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लेते। क्या करेंगे, मैं बोला यार फिर वही वाली बात है, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड के रिलेशन कौन देगा, मुझे टैन देगा। तो बोला टैन यहाँ पे कितना डिग्री बेटा, 30 डिग्री हम लेंगे, टैन 30, ओके, टैन 30 इज इक्वल टू, बोलो बेटा यहाँ पे कितना करोगे, इज इक्वल टू अपना अपोजिट यानी कि 40 अपॉन एडजेसेंट यानी कि x, जो अपने को फाइंड करना है, स्कूटर का डिस्टेंस बिल्डिंग से कितने दूर है। फिर मेरा क्या होगा, tan 30 कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन x। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सर x चाहिए, यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर x रह जाएगा, 40 लिखते हैं और ये √3 जाकर के इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ गया आंसर, 40√3। अब बच्चा 40√3 पे रुकेगा नहीं, बच्चा यहाँ पे क्योंकि आपको √3 का वैल्यू इन्होंने ब्रैकेट में दे के बोल दिया है 1.73 डालो, तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या करना है, 40 इंटू √3 की वैल्यू डालनी है 1.73। अब यहाँ से कुछ बच्चे इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, इसका 10 अलग करके पहले इसको 17.3 कर देंगे और 17.3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर बेटा, 69.2 मीटर, मीटर में दे रखा है ना, तो ये आपका x बन गया। डब्बा अच्छा बनाने का मैंने गंदा कर दिया, ठीक है, जल्दबाजी में डब्बा बनाओ, देयरफॉर का साइन लगाओ। एग्जाम में सारी चीज़ जरूरी है, एग्जामिनर देखेगा, खुश हो जाएगा, मार्क आपको पूरे मिलेंगे। सारी स्टेप्स अच्छे से लिखनी है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाना है, सारी बेसिक बातें, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम डील करते हैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को, जहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन में कोई एक केस बता के दी होगी, है ना, और उसको अंडरस्टैंड करके हमें इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आंसर सेम लैंग्वेज में देना है, x इज इक्वल टू आंसर लगा के चुप नहीं बैठेंगे, यहाँ पे भी आंसर खत्म नहीं होता। उन्होंने पूछा था ना फाइंड हाउ फार इज द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, तो बोलेंगे हम उनकी भाषा में क्या, सो द स्कूटर इज 69.2 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, है ना। तो सेंटेंस फॉर्म में आपको आंसर देना भी यहाँ पे ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ऑल राइट, सो यहाँ तक का यार एप्लीकेशन ठीक है ना, एप्लीकेशन के सवाल आ गए, बेसिक समझ गई, लेकिन चलो अब एट द एंड समझते प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी मैंने सवाल जो है ले रखा है, और द नेक्स्ट स्लाइड, प्रूव दैट, यस,
एक बहुत साधारण एक सिंपल सा सवाल। आपको बच्चे क्या करते हैं ना, ये रूट देख करके ऐसा कुछ देख करके ना डर जाते हैं, यार ये कैसे होगा। रूट देख के तो वैसे ही बच्चों की वाट लग जाती है, पता नहीं क्यों। बहुत आसान होते हैं, रादर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे यार क्या करना है आपको, सिंपली ये दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर कैसे होगा, ये कुछ और ही, क्या करेंगे पता नहीं। देखो हमेशा मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, जो भी दिख रहा है सबसे पहले उसको लिखना स्टार्ट करो। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट ऑन पेपर ना, तब आपको ऑलरेडी आधा सोल्यूशन आ रखा है, समझ जाओ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिलता जाएगा, आपको एक के स्टेप बाय स्टेप जो है यू विल रीच टू दैट डिसाइड आंसर। ओके, जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको शो करना है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं आपको समझा, मैं टीचर एज अ टीचर नहीं दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया, मैं आपको एज अ स्टूडेंट, आप बच्चा आप खुद सॉल्व करता तो कैसे करता वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देख मैंने सवाल देखा तो हमेशा जो प्रूफ दैट वाले, जो शो दैट वाले क्वेश्चन है, उसमें हमें किसी एक साइड को ट्रीट करना पड़ता है, या कभी कभी दोनों भी। ठीक है, LHS में या RHS में लेकर के। अब फॉर एग्जांपल ये LHS को लेकर के मैं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आसान है, मुझे ऑलरेडी आंसर पता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको डील करना है। ओके, लेट्स सी बेटा, कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसे आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ समझेंगे। और भी एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ भी हम और चीज़ों को जानेंगे। पहले इस वाले को मैं बोलूँगा LHS यहाँ पे क्या है बेटा, LHS लिख लो पहले। मैंने बोला LHS में क्या है मेरे पास सर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इतना है। रहने दो, बहुत बढ़िया। अब एक और काम करेंगे अपन। अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा अगर ध्यान दिया होता या शायद आपने दिया होगा, तो रैशनलाइजेशन आपको पता है क्या होता है, राइट। क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करना मतलब क्या करेंगे। देखो जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में देखने मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, याद रख लो। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता हुआ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स के या 3 टर्म्स के साथ नजर आए, तो उस वाले क्वेश्चन में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनलाइज करने से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सर रैशनलाइज क्या होता है, क्या करना है बेटा, इसी को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना उसका अपोजिट साइन लेते हुए। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल ये रूट को मैं बड़ा करके रखता हूँ, रूट के अंदर ही करेंगे सारा काम। यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन थीटा देख पा रहा हूँ, तो इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सर ऐसा क्यों करेंगे, इसका क्या रीजन है, देख भाई, ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे लिखने से टोटल वैल्यू इसकी क्या हो गई, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे आंसर तक मैं जा सकता हूँ। द डिजायर्ड आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर, जो मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है, तो वहाँ तक ले जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ओके, अब बाय प्रैक्टिस ये भी चीज़ जाहिर सी बात है आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आएगी। अभी एक बारी में शायद समझ में ना आए, मल्टीपल एग्जाम्स करने से आपको आइडिया आती रहेगी और एक टाइम बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, बिलीव मी। ओके, यस, इफ आई कैन डू इट, इफ मेनी अदर्स कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, जस्ट ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस बोलती है प्रैक्टिस कर। ओके, अब क्या इतना समझ में आता है बच्चे कि ये भी 1 माइनस थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, दोनों 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या इसका मतलब है ये इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, क्योंकि यार सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, लिख लिया, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब सोचो, ये तो हो गया ऊपर वाले का काम। नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। क्या इसको मैं इस तरीके से देख पा रहा हूँ, ये है a प्लस बी ए माइनस बी। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो यार एक्सपांशन आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो क्या ये चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्या ये भी कर सकते हैं, सर क्या क्या कर रहे हो, देखो ध्यान दो, बहुत आसान है ये तो पूरे का। अब देखो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन ये चीज़ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगी, माइनस ये तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब यार यहाँ से एक और चीज़ समझो, ठीक है ना, क्या ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर का जो ये रूट है ये क्या एक कट जाएगा, देखो ये वाला कट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बचेगा सिर्फ। अच्छा नीचे क्या पड़ा है आपके पास, नीचे क्या पड़ा है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पे देखो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है, बराबर। इसी सेम चीज़ को अगर देखो, अगर मैं ऐसा करूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जाके इधर क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ऐसा क्यों किया? ध्यान से देखो, कुछ तो नज़र आएगा आपको। क्या बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है? हाँ जी सर, ये मैंने आपको कुछ देर पहले जब मैं आइडेंटिटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि जो आइडेंटिटी आपको सीधी सीधी लिखी हुई है वो एज इट इज़ ही हमेशा इस्तेमाल करनी पड़े, वो आपको घुमा फिरा करके इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे अपन ने घुमा दिया, क्या किया अपन ने भाई? सिंपली इक्वेशन के साथ खेलना आना चाहिए ना। अपन ने क्या किया? कॉस को जो है एक तरफ रखा, साइन को अपन उस तरफ लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कॉस स्क्वायर ही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसका मतलब है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। अब डाल दो भाई यहाँ पे 1 माइनस ये साइन थीटा एज इट इज़ रख दिया, ये बन गया तुम्हारा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर एक बार ऊपर वाले का जैसे स्क्वायर और रूट कट गया था, नीचे भी देखो अब अकेली एक क्वांटिटी बची है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर अभी आपको आंसर नज़र नहीं आ रहा है तो अगले ही स्टेप पे आपको आंसर नज़र आ जाएगा। ठीक है, कईयों को शायद अभी नज़र आ भी रहा होगा। ठीक है, वो वाली आई चाहिए आपको, वो वाली साइट चाहिए आपको। ठीक है, नज़र चाहिए, नज़रिया चाहिए। देखो भाई, टेंशन में नहीं डाल दो, आपको ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। क्या अब ये कॉस थीटा में बांट सकता हूँ दोनों को? क्या ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है? 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर ये जो माइनस साइन पड़ा हुआ है, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आया समझ बेटा? अभी भी नहीं आ रहा आंसर नज़र? चलो अभी आ जाएगा। देखो, क्या 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक थीटा होता है? हाँ सर, रेसिप्रोकल है ना कॉस का, देखो आ गया। ये माइनस साइन, साइन अपॉन कॉस तुम्हारा टैन होता है, ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है, इज इक्वल टू तुम्हारा RHS, खत्म। तो यार इस तरीके से ये जो पार्ट है LHS या RHS के बराबर आ गई। अब ऐसे ही अपन और भी कई सारे सवालों को कर सकते हैं, है ना। द थिंग इज कि यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मैं मानता हूँ एक बारी में सवाल सॉल्व होते नहीं है, ट्रायल एंड एरर इज द की। यहाँ पे आप जितना ट्राई करोगे, जितने बार गलतियाँ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको फिर सुधारो, उसको फिर सॉल्व करो, एक सवाल करो, 2 करो, 10 करो। यहाँ पे प्रैक्टिस इज द की। मैं चैप्टर के शुरू से आपको बोलता आया हूँ, जितना ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ये बहुत बड़ा महासागर भाई, RD शर्मा की किताब जो है रविदत्त शर्मा जी की, वो ओपन करके देखना, उसमें गजब गजब ऐसे ऐसे सवाल भर रखे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप वो अच्छे से सॉल्व करोगे, पहले अपनी NCERT कर लो, पहले अपना स्टेट बोर्ड की किताब अच्छे से कर लो, उनके सारे क्वेश्चंस अगर हो जाते तो RD शर्मा भी उसके बाद ज़रूर लगाना। ठीक है, ज़रूर सॉल्व करना कंपलसरी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी सुधर जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ऑनेस्टली प्रामाणिकपणे, ठीक है, तुम्हाला ते करायचं आहे, आपको ये बहुत ईमानदारी के साथ करना होगा। इफ़ यू डू इट ऑनेस्टली, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच मेनी मोर डिफरेंट मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज जस्ट ईजी वन। मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज जस्ट ईजी वन। आ रहा है बेटा समझ? जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना। नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके वापस देख लो। एक और सवाल आपके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यस, ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे ये एक सवाल और। अब इस वाले में क्या करेंगे? देखो भाई, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है ना, पहले से थोड़ा अलग। इसमें हमको फिर एक बार बोला है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये पूरा ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट ये इसके बराबर होना चाहिए। ऐसा कुछ जो भी हो, हमें सिंपली हर बार तुरंत उसको लिखना स्टार्ट करना है, धीरे धीरे रास्ता मिलता जाएगा। कभी भी ऐसा होता है उस रास्ते को छोड़ करके वापस नया रास्ता अपनाना पड़े, अपनाओ, लेकिन ट्राई करो। फिर चलो करते ट्राई। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है? लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, और ये किसके बराबर प्रूफ करना है? इसके बराबर। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी RHS को भी लेना पड़ता है, यहाँ पे इस केस में नहीं लेना है, ये भी बताए तो। चलो अब यहाँ पे करेंगे कैसे सॉल्व। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ बेटा? सेक को अपन 1/cos लिख सकते हैं, और ये क्या है? ऑलरेडी cos थीटा है। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे बता दो मैं। ठीक है, क्या सेक को 1/cos लिख सकते हैं? हाँ सर। cos को 1/sec मत करो, रहने दो, ये cos स्क्वायर करने में ज़्यादा भलाई है। बताता हूँ क्यों। cot को अपन क्या कर सकते हैं बताओ मुझे?
कॉस बाय साइन कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर ये कैसे आया? देख बेटा, टैन थीटा अगर साइन बाय कॉस है, कॉट तो टैन का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस। इसको भी लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन है साइन बाय कॉस, टैन का उल्टा कॉट है, तो ये उसका उल्टा हो गया, कॉस बाय साइन। ठीक है, ये भी एक बात है। फिर एक बार ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यही मैं चाहता था। ठीक है, अपॉन ये क्या है बेटा? कॉस थीटा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है अपने पास? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस बॉटम करेंगे, तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा। जो आ रहा है लिखते चलो। ठीक है, अब इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होती है बताओ मुझे? अब पिछले वाले में बता दिया था भाई, आई होप आपको याद होगा। यस, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास क्या है? कॉस थीटा। मल्टीप्लाई का साइन बना लेते, ब्रैकेट के बाहर निकालते हुए ये अपन लिखेंगे। ये भी बताओ, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सीधा 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। क्या इतना होशियार है बेटा बच्चा तू? बताएगा मुझे साइन थीटा और इसका एक स्क्वायर कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन उसका कट हो गया इसके साथ, बचा सिर्फ साइन थीटा, राइट? तो क्या मैं यहाँ पे अब ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू मार्क बनाते हुए? यस, क्या बचा इधर? साइन थीटा स्क्वायर मरा है, पूरा साइन नहीं है ना, मतलब एक साइन मरा है उसके अंदर का, एक साइन थीटा अभी भी जिंदा है। अपॉन में क्या है बेटा यहाँ पे? कॉस थीटा। किस किस को आंसर दिखना शुरू हो गया? ये क्या बचा? 1 अपॉन कॉस थीटा। देख बता बेटा क्या होगा? साइन अपॉन कॉस हो जाएगा तुम्हारा टैन थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा। देख बेटा, टैन थीटा इंटू सेक थीटा आ गया इज इक्वल टू RHS। देखो सवाल इजी होते, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होते, बस एक राइट अप्रोच में अगर जाओगे तो राइट आंसर मिलेगा, राइट अप्रोच में नहीं जाओगे तो आंसर भटक जाएगा कहीं और। ठीक है, और ये राइट अप्रोच एक बारी में नहीं आती है, प्रैक्टिस से आती है। आपको एक इंस्टिंक्ट, आपको एक फील आता है कि हाँ भाई ये करना पड़ेगा, हाँ ये स्टेप, हाँ ये रिप्लेसमेंट, तो कई बार हो भी सकता है कि एक बारी में ना आए, इट्स ओके। दूसरे तरीकों, एक बार में लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, बंद करो, दूसरी तरीके से करो। फिर मैं क्या करता? चल भाई ये रिप्लेस करके नहीं चल रहा, इसको रिप्लेस करता, दोनों को रिप्लेस करके करना पड़ता, कुछ और करके। यार ऐसे करके ट्रायल एंड एरर के साथ आंसर आएगा, मतलब आएगा, बस आपकी करने की देरी। हम क्या करते हैं, एक सवाल सॉल्व करते, अटक जाते, छोड़ देते, हाथ ही नहीं लगाते। 10 बार करके तो देख भाई, शायद 11वीं बार आंसर आ जाएगा। वो 11वीं बार तक तुझे वेट करना था, तूने किया ही नहीं। ठीक है, तो यस भाई, दिस इज़ ऑल मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगेन आई विल से कि यार ये है इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ही आगे लेके जाएगी। आई होप आपको जो सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में पढ़ाई है वो सब कुछ समझ में आई होगी। कैसे रिप्लेसमेंट्स बनानी है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल प्लान करने हैं, एप्लीकेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हो या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारा जो है कंटेंट अपन ने कवर कर लिया इस छोटे से प्यारे से हमारे वन शॉट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर मज़ेदार, आसान, सुंदर, प्यारा सा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अच्छा वो सब भीख मांगने का मैं करता नहीं, लेकिन चलो कर दो यार, है ना, बढ़िया रहेगा। और अगली बार फिर आप ऐसी मेरी सारी वीडियोस को देख पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में। दैट्स इट फॉर दिस वन शॉट लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन नाउ। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।